थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं ऐसे ही रैंडम एकदम स्टार्ट कर देता हूँ और पहले मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ लोगों को कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। हमारा मेन मुद्दा है कि जो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है वो टैक्सेस से है कि टैक्स कैसे बचाएं और बचाने के टाइम पे कुछ गड़बड़ ना हो, और बचा लिया कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो ये उम्मीद रहे हमेशा कि इनकम टैक्स से कोई नोटिस ना आए। यही 2-3 मुद्दे रहते हैं सबके। तो उसके लिए हमने सोचा कि यार आप दोनों से अच्छा कोई नहीं हो सकता। पहले तो सर आप सुजीत सर जो एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनकम इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो हमारी होती हैं, एक पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया की प्रेस्टिजियस सर्विसेज है, उसको आपने क्रैक किया इतने साल इनकम टैक्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर ही आपने सर्विस की। आपने तो टैक्सेशन को पूरा अच्छे से समझा है सर। और अभी आप एक कंपनी चला रहे हो टैक्स बडी के नाम से, जिसका काम ही यही है। तो इसलिए मुझे लगा आप बेस्ट एक इसके लिए रहेंगे। एंड देन आई थॉट आई इनवाइट अंशुल हु इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and a content creator himself. So he understands what people want to hear. And on top of that, he also manages almost 300 creators in his influencer marketing agency. Yes. So he understands that side of what people want to hear. And you have the expertise, very in-depth expertise related to taxation. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो मैं जितने भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आज मैं पूछूंगा। तो आप दोनों माइंड मत करना। एंड बढ़िया ऑडियंस को एक मस्त मसालेदार चाय एंड कॉफ़ी के साथ टैक्सेस कैसे बचाने हैं और टैक्सेस बचाते टाइम गलतियाँ कैसे नहीं करनी और कैसे इनकम टैक्स के नोटिस को अवॉइड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्या क्या स्कीम्स लगाते हैं, उनके भी इतनी सारी इनकम्स हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं इनकम के। बहुत सारे उनके एग्रीकल्चर लैंड, हम सुनते हैं न्यूज़ में आ रहा है कि किसी ने एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, किसी ने अपनी गाड़ी खरीद ली 2 करोड़ की, बट उसने बिजनेस में दिखा दिया टैक्स बचाने के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सब के बारे में बात करेंगे। बट सर शुरुआत आपसे करूँगा मैं। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा, अभी अभी टैक्स स्लैब चेंज हुई है यस और उसमें 12 लाख का एक कन्फ्यूजन आ गया है बहुत बड़ा कि यार 12 लाख पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। 12 लाख 1 रुपया हो गया तो टैक्स कितना लगेगा। तो पहले तो आप ये बताइए सर कि 12 लाख वाला जो मुद्दा है, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए और फिर आप शुरू कर दीजिए। देखिए, इंट्रोड्यूस किया, आई एम फाउंडर ऑफ taxbuddy.com। मैं आईआरएस में था 12-12.5 साल तक, फिर रिज़ाइन किया। हार्वर्ड में एमबीए किया, एग्जीक्यूटिव एमबीए किया, taxbuddy.com स्टार्ट किया। अभी आपका जो क्वेश्चन है, पूरे इंडिया में यही दिस इज़ द टॉक ऑफ टाउन कि 12 लाख पे टैक्स नहीं है और 12 लाख 1 पे टैक्स है, राइट। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो बेनिफिट दिया गया है वो रिबेट का है। जो रिबेट जो है वो एक्सपांड किया है, और रिबेट ये पहली बार नहीं दी, पहले भी थी। पहले तो 5 लाख तक का जो इनकम था उसके ऊपर रिबेट थी। बाद में न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक का जो इनकम है उसके ऊपर रिबेट के कारण 0 टैक्स आ रहा था। अभी उन्होंने 12 लाख तक के इनकम पे रिबेट के कारण 0 टैक्स हो गया न्यू टैक्स रेजिम में। तो एक तो फैक्ट क्लियर है कि अगर आपका इनकम अप टू 12 लाख है तो आपको प्रैक्टिकली 0 टैक्स है, प्रैक्टिकली 0 टैक्स। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, ठीक है। लेकिन ये 12 लाख का अमाउंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। 12 लाख ये रिबेट का लिमिट है। आपको 12 लाख इनकम है, 11.5 लाख इनकम है, 10 लाख इनकम है, 9 लाख इनकम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप वो रिबेट क्लेम करोगे और फिर वो रिबेट के कारण आपका टैक्स नहीं ला जाएगा, राइट। तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, इसलिए 12 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं है। उसको रिटर्न फाइल करना है, लेकिन टैक्स लिएबिलिटी उसकी नील आ रही है बिकॉज ऑफ रिबेट। इनकम टैक्स तो ऑलरेडी चार्जेबल है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। इनकम टैक्स चार्जेबल है, इनकम टैक्स के सेक्शन के हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद रिबेट उसको माइनस करती है। एग्जेप्ट इनकम क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर इनकम है, उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज ही नहीं होता। अच्छा, आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है अभी जो बढ़ाया है उस हिसाब से। तो जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तब तक आपका जो इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज ही नहीं होता। अभी कैसा है, 12 लाख के इनकम पे इनकम टैक्स चार्ज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक रिबेट दिया है, उसके कारण अगर 12 लाख तक इनकम है तो आपके रिबेट के कारण टैक्स 0 आ गया।
ना अगर 12 लाख के आगे अगर इनकम आपका जाता है तो ये सब्सिडी जैसा है। ठीक है, अब तो 12 फिर लाख के ऊपर का बताओ सर। तो 12 लाख के ऊपर अगर इनकम जाए, 12 लाख एक या 12 लाख के आगे सपोज आपका टैक्सेबल इनकम चला जाता है 12 लाख के आगे, तो आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है उस वहां से टैक्स स्लैब आपका स्टार्ट होगा। अभी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या रहेगी उस केस में? अभी बेसिक न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो मतलब 12 लाख, अगर 10,000 रुपये मेरा इनकम है मान लो, हाँ, तो 4 लाख मेरा बेसिक एग्जाम्पशन हो गया। अब बचा 4 लाख के आगे आपका टैक्स स्लैब स्टार्ट होगा। और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा उस पे मेरा जो रिबेट है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बताता हाँ हूँ। आप बताओ। तो अभी जो आया है 12 लाख वाला सिस्टम, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, इसमें स्लैब्स जो बनाए हैं वो स्लैब्स बनाए हैं 4-4 लाख रुपए के, 0 to 4 अप टू 4 लैक्स, 4 से 8, 8 से 12, 16, 20, 24 और 24 से ऊपर 4-4 लाख के गैप में स्लैब बना दिए सारे। 0 to 4 लैक्स आपकी इनकम है किसी की, उसको टैक्स भरना ही नहीं, उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है टैक्स। उसको फाइल भी नहीं करना। आप ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बट स्टिल करना चाहिए। ठीक इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बट करना चाहिए, रिटर्न फाइल करना चाहिए। और उसके ऊपर 0 टैक्स है, 0%। 4 से 8 लाख जो है, 4 लाख रुपए हो गए, मतलब अपना 4 लाख से 8 लाख, उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है। तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपये। 8 लाख से 12 लाख, वो जो 4 लाख रुपए हैं उस पर 10% टैक्स लगता है। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000 रुपये। तो अप टू 12 लाख आपका टोटल कितना हो गया, 20,000 वो प्लस 40, 60,000 रुपये आपका टैक्स हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, 60,000 रुपये की हम आपको एक रिबेट दे रहे हैं अंडर सेक्शन 87A। ठीक है। तो वो आपकी अप टू 12 लाख की इनकम है तो वो रिबेट तो वो रिबेट आपको मिलेगी। 12 लाख से आपकी इनकम ऊपर गई तो वो रिबेट आपकी कैंसिल हो गई। तो वही हो गया मतलब- ना बात। तो हाँ, मतलब 12 लाख अगर 10,000 है तो वो रिबेट 60,000 रिबेट में नहीं नहीं गई। मिलेगी। सरकार बेसिकली ये कह रही है या तो हमको आपसे 60,000 रुपये चाहिए या हमको आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सरकार ये कह रही है या तो हमें आपसे मिनिमम 60,000 रुपये चाहिए हाँ। या हमें आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बीच का गेम नहीं। बीच का नहीं चाहिए। 60 से कम हमें चाहिए नहीं, आपसे अपने पास रखो। अच्छा, 12 लाख 1 रुपया हो गई, पूरे 60,000 ले लेंगे। मतलब जिन लोगों की अभी इंक्रीमेंट होने वाली है, जो बेचारे 10 लाख पे बैठे हैं वो तो कहेंगे यार मुझे 12 तक दो, 12-10 मत दो यार प्लीज। हाँ, तो आप देखना अभी पहले अगर मान लिया स्लैब रेट में 7 लाख रुपए था, हाँ। सबकी ITR 6,90,000 रुपए की जाती थी। अब 12 लाख हो गया, 11,90 सब ITR भरेंगे 11,90 की। ठीक है, क्योंकि 12 से ऊपर जाती है, 60,000 देने आएंगे। और ये सर आपको पता होता होगा ये बात, तो जब आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, आप लोगों को तो पता होता होगा ना यार, सारे 6,90,000 भर रहे हैं। ये तो हिस्टोरिकल चलता है, लेकिन सैलरीड बेचारा बंदा कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेशनल में होता है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल जो होता है ना, उसमें होता है। पर चलो मैं आपसे पूछता हूँ इसके ऊपर, आप लोग जब डिपार्टमेंट में होते हो सर, ठीक है, आप लोग कैसे ये पैटर्न्स को या रेड फ्लैग्स को ट्रैक करते हो? कैसे कैसे ट्रैक करते हो कि कौन कौन चोरी कर रहा है, कैसे इसको पकड़ा जाए? देखिए अब ये बहुत आसान है। इंडिया में पासपोर्ट डिपार्टमेंट के बाद द मोस्ट डिजिटाइज डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स है। और इनकम टैक्स में FIU करके एक डिपार्टमेंट, एक विंग होता है, दिल्ली में होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। डेटा इंटीग्रेशन, डेटा कन्वर्जेंस और डेटा एनालिसिस इतना हाई लेवल पे गया है कि किसी भी व्यक्ति को डिपार्टमेंट में ह्यूमनली एफर्ट्स कुछ लेने की जरूरत नहीं होता। अच्छा, पूरा डेटा एनालिसिस होता है, कहाँ से आपके कितने लोगों ने रोलेक्स के वॉच खरीदे लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं हुआ, कितने लोगों ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं। अभी तो ऐसा है कि आप अगर कुछ ऑफलाइन शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपको ब्रोकरेज पूछेगा कि आपका इनकम इतना है और आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोकरेज इसको भी मैंडेट दी है बेसिक लेवल का ड्यू डिलिजेंस करने का। तो ये डेटा कलेक्शन के सोर्सेज जो है ना सारे में वो इतने गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं। और जैसे आपने सुना होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न एयर होते हैं बैंक से, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये पूरा डेटा कलेक्ट होता है और ये पूरा डेटा का एनालिसिस होता है। बैंक FD का इंटरेस्ट क्रेडिटेड है लेकिन रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ही नहीं, हाँ, तो वो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो पकड़ में आ जाता है। या फिर ऐसे प्रॉपर्टी का सेल का ट्रांजैक्शन है, सब रजिस्ट्रार से आपको डेटा आता है बट TDS फाइल नहीं की। लेकिन कैपिटल गेन या प्रॉपर्टी रिकमेंसरेट इनकम नहीं है। फिर प्रॉपर्टी आपने बेचा है, राइट, आपने प्रॉपर्टी सेल किया है लेकिन उसका जो रेडी रेगनर वैल्यू 2 करोड़ है,
और आपका सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 75 लाख, तो ऐसे प्रॉपर्टीज का ऐसा भी डेटाबेस तैयार होता है। तो ऐसे केसेस में आपको फिर लेटर आता है कर्सी कि आपने 2 करोड़ आपने 75 लाख में प्रॉपर्टी बेची, लेकिन इसकी स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर पे जो वैल्यूएशन है वो 2 करोड़ है, उसका आप रीजनिंग दीजिए। तो अभी ये जो जिसको बोलते हैं ना नॉन इंट्रूसिव मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन जो होता है, तो वो डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिसिस इसके कारण बहुत हाई लेवल पे गए हैं। इवन एक बैंक अकाउंट सैलरीड है, 10,000 20,000 की सैलरी आ रही है और अचानक उस बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का चेक आता है, वो एफआईओ में ट्रैक होगा, तो वो भी फ्लैग हो जाएगा। यस, वेरी इंटीग्रेटेड, बहुत हाई लेवल का डेटा एनालिसिस हुआ है। और मैक्सिमम इनकम टैक्स के जो सक्सेसफुल केसेस हैं, राइट, वो एफआईओ के डेटा से ओरिजिनेट होते हैं। अब मान लो सर मेरे अकाउंट में नॉर्मल सैलरी लेट से 1 लाख रुपए आती है, क्या आप दोनों से ही सवाल है, रेगुलर बेसिस पे मैं 1 लाख लेता हूँ एग्जाम्पल, और साल के एंड में मेरी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कर दिया और उन्होंने मुझे खुश होकर 1 करोड़ का चेक दे दिया, ठीक है, बट टीडीएस फाइल कर दिया मेरे नाम पे, ठीक है, प्रॉपर लीगल है, इसमें कुछ गलती नहीं है, यहाँ पे भी नोटिस आएगा क्योंकि 1 करोड़ का नहीं आएगा, नॉट एट ऑल। टीडीएस क्या है आपके 26 ईयर्स में दिख रहा है, आपके 26 ईयर्स में दिखाई दे रहा आपकी है, जो फाइनेंशियल कुंडली है ना वहां पे मैच हो रहा है, वो 26 ईयर्स है, वहां दिख रहा है। प्लस मैं कह रहा हूँ नोटिस आ भी जाए तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। मैं तो कह रहा हूँ आ जाए नोटिस, क्या करना है भैया, ये इनकम है, ये टैक्स भर रखा है, बात खत्म। यस एब्सोल्युटली। हाँ, बट सर सबसे ज़्यादा गलती लोग करते क्या है फाइल करते टाइम, आप दोनों ही बता सकते हो, अगेन आप दोनों ही एक्सपर्ट हो, तो मैं ऐसे बीच में देख के बात कर रहा हूँ कि कौन जवाब देगा। अभी सर जो बात कर रहे थे ना, जैसे जो भी सब डेटा इतना इंटीग्रेट हो चुका है, उस पर मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आज सुबह का याद आया। मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया, कहते यार मेरा बैंक अकाउंट में बैंक वालों ने लियन मार्क कर दिया है। अच्छा, लियन, लियन क्या होता है? लियन होता है बैंक का एक राइट कि आपके कोई ड्यूज अगर क्लियर नहीं है तो हम उस पर लियन मार्क कर रहे हैं कि भाई हमारा हक है इस बैंक के ऊपर, हम इसके मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, वो लियन मार्क हो जाता है उसके ऊपर, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। तो मैंने कहा भाई क्यों मार्क हुआ है लियन, या आप एक बार जाके पता करो बैंक में। वो तुरंत भागा अपने बैंक में और बैंक वालों ने उसको क्या रीज़न दिया, स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा गिर रही है अभी, कहता आपके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और कल को वो रिकवर होगी नहीं होगी, इसलिए हमने बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है आपके स्टॉक ब्रोकर के साथ उस पर लियन मार्क कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? बैंक ने कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने कर दिया। उनके स्टॉक्स की वैल्यू, अब मुझे तो पता नहीं कितने रुपए के स्टॉक्स रखे हैं, कितना लॉस है, बट एज पर बैंक उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी है तो उसने उनके बैंक पे लियन मार्क कर दिया। मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इस लेवल पे इंटीग्रेशन है। नहीं, बट इसमें बैंक का राइट बनता है ऐसे वो करने सर का? पूरी डिटेल टर्म्स कंडीशन क्या रही है उस ब्रोकर के साथ और इनके साथ, और कितने रुपए के स्टॉक्स हैं, क्या उसने मार्जिन यूज कर रखा था या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। Futures हो और सकता है मार्जिन options यूज में किया हुआ है, normally होता होगा ये हो सकता है उसने अपना मार्जिन यूज किया हो, क्योंकि इक्विटीज में तो नहीं होता है। हाँ वो सब बात तो अभी मैंने उससे डिटेल में करी नहीं इतनी, बट बैंक ने उस पर लियन मार्क कर दिया है और बिना वजह तो किया नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक है, आपको मैं इंटीग्रेशन की बात बता, हाँ, कि किस लेवल तक इस लेवल पे इंटीग्रेशन है। बट सर मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं जब फाइल करते हैं रिटर्न? आपने तो बहुत सारे पैटर्न्स देखे देखिए होंगे। एक सिंपल आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आजकल मूनलाइटिंग का बहुत चर्चा चल रही है, तो कहीं पे एक टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में या कोई भी सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहा है। सैटरडे संडे के लिए कोई असाइनमेंट मिली और वो कर रहा है। 25 लाख का सैलरी है और 15 लाख का उसका अदर इनकम है, अदर असाइनमेंट से। और क्या होता है बेचारे, अब हम जब सैलरी होते तो हमें लगता है कि मनी हैज़ ओनली वन कलर, सैलरी। तो जो भी बैंक अकाउंट में आता है वो सैलरी है। तो उसको जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो मूनलाइटिंग का उसका जो इनकम है, उसको बेचारा सैलरी इनकम करके, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करके टीसीएस की सैलरी 25 लाख, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल रिसिप्ट 15 लाख, दोनों मिला के 40 लाख का इनकम उसने दिखाया। और बेचारे ने 40 लाख के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भी भर दिया, राइट। तो वो तो सही है, एक्चुअली उसने तो ज्यादा ही भरा, क्योंकि अगर वो 44 में जाता प्रिजम्पटिव में तो प्रोफेशनल 50% पे उसको भरना जाए। लेकिन आप देखिए उसने ज्यादा भरा, लेकिन क्या होता है, आप टैक्स ज्यादा भरे या कम भरे डजंट मैटर, आपको जो ड्यू टैक्स है वो भरना है। आप ज्यादा भरने से छूट नहीं सकोगे, आपको करेक्ट टैक्स भरना है, आपको एक्यूरेट टैक्स भरना है, तब आप छूटोगे। तो इन्होंने गलती क्या कर दी कि जो प्रोफेशनल इनकम था वो सैलरी में दिखाया।
अभी क्या हुआ, डिपार्टमेंट के यहाँ तो 26 ईयर्स में दिखा है TCS से, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी से सैलरी 25 लाख आई है, उसका एक TDS है, और 15 लाख के प्रोफेशनल रिसिप्ट है, उसका एक TDS है। प्रोफेशनल इनकम दिखा है क्या? नील, जीरो। तो आ गया फ्लैग। आ गया नोटिस फ्लैग हो जाएगा वो। कि यू हैव नॉट शोन, उसको प्रोफेशनल रिसिप्ट आपने दिखाया नहीं करके आपको नोटिस आ गया। और वो नोटिस अगर आप प्रॉपरली एड्रेस नहीं करोगे या कुछ आपसे मिस आउट हो जाएगा तो आगे मेस क्रिएट हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग जो हमने देखा है, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस का। क्या होती है सर? तो ज्यादा स्पेक्युलेटिव लॉस जो होता है ना, वो बिजनेस इनकम पे अगेंस्ट आप सेटअप नहीं कर सकते, जो आपको स्पेक्युलेटिव लॉस होता है। थोड़ा एग्जांपल बता के बताइए। मतलब क्या, आपने डे ट्रेडिंग किया, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। डे ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट इंट्राडे में सुबह लिया शाम को बेचा। हाँ, इंट्राडे कर रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो, वो आपका स्पेकुलेशन है, आप अंदाजा लगा रहे हो शाम को मैं प्रॉफिट कमा के निकलूंगा। एग्जैक्टली, दैट इज स्पेकुलेशन। तो वो जो लॉस है वो आपका, अगर रेगुलर बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम आपका 10 लाख है, स्पेकुलेटिव लॉस 2 लाख का है, तो आप 10 लाख के अगेंस्ट 2 लाख सेटअप नहीं कर सकते। आपको 10 लाख के ऊपर सेपरेटली टैक्स भरना है और स्पेकुलेटिव लॉस आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। और कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपके पास अगले साल अगर प्रॉफिट है तो आप उसमें एडजस्ट करा वो सकते स्पेकुलेटिव प्रॉफिट में से ही कटेगा। एग्जैक्ट, हो। रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार को पता है अगर आपकी साल में 1 करोड़ रुपए की सैलरी है और 1 करोड़ रुपए की या फिर बिजनेस की इनकम है, ठीक है, तो आप 1 करोड़ पे टैक्स अपना भरोगे। बट स्पेकुलेटिव में आपने बिना किसी समझ के स्टॉक मार्केट में 40 लाख का घाटा कर दिया। सरकार कहती है उस घाटे की वजह से मैं अपना टैक्स कम क्यों करूं, मैं अपना टैक्स क्यों कम करूं आपके घाटे की वजह से, स्पेकुलेटिव के लिए। वो कहती है आप स्पेकुलेटिव में पैसे कमाओ, उससे काट लो इसको, उससे काट लो इसको। नॉर्मल इनकम से नहीं काटना इसको। पहले पता क्या होता था, आपका जो सैलरी की इनकम है, सैलरी की इनकम में से एक और रूल है, ये बहुत पहले एक अमेंडमेंट आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। आप अपने बिजनेस प्रोफेशन का जो भी आपका लॉस होता है उसको आप सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या करते थे, जिसका मतलब अच्छा पैकेज है 20 लाख 30 लाख 50 लाख का, उस बंदे की सैलरी आ रही है, वो क्या दिखाता था कि मैं सुबह 9 बजे गया अपने काम पे, शाम को 7 बजे आ गया, 7 बजे घर आके मैंने अपनी दुकान खोली, 11 बजे तक मैं अपनी दुकान पे अपना बैठा और मुझे वहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि वो रेंट पे थी दुकान। 50 लाख की मेरी सैलरी इनकम आ रही थी, साल में मैंने 30 लाख का घाटा कर दिया अपने बिजनेस में, जबकि कोई दुकान थी ही नहीं, तो मैं 20 लाख पे टैक्स भरूंगा। सरकार को पता है जब कोई बंदा सैलरी पे जो उसको आ रही है वो बिजनेस क्यों करेगा। बिजनेस इनकम को सैलरी से सेट ऑफ करने के लिए रूल निकाल दिया कि आप कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट को पता है दिस इज इंडिया, यहाँ पे लोग दिमाग चलाते हैं, यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं। मत पूछो कितना चलाते हैं। एज अ बिजनेस ओनर मैं ये बता सकता हूँ। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि ये क्यों करते हैं, स्पेकुलेटिव को स्पेकुलेटिव से क्यों किया है, क्योंकि वरना बंदा अपनी सारी सैलरी की और प्रॉफिट एंड लॉस की सब अपना खत्म कर देगा, टैक्स जीरो ही हो जाएगा, जीरो कर सबका, देगा वो। पूरा इंडिया जीरो वो टैक्स। स्पेकुलेशन तुमने क्या करी वो तो सरकार की हो गई। हाँ। वो तुमने क्या करी गवर्नमेंट की हो गई वो तो, है ना। बट सर आप अभी एक बता रहे थे कि आपने मान लो कमाई की TCS से 25 लाख, ठीक है, और आपने फ्रीलांसर इनकम की 15 लाख। तो जो फ्रीलांसर होते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो सैलरीड पे तो है नहीं, उनका तो कभी किसी ब्रांड से पैसा आ रहा है, कभी किसी ब्रांड डील से पैसा आ रहा है, कभी किसी कहीं पे स्टोरी पोस्ट करके पैसा आ रहा है, या कहीं TCS जैसी किसी कंपनी के लिए फ्रीलांसर प्रोजेक्ट करके पैसा आ रहा है। सो इट इज़ नॉट रियली अ सैलरीड सैलरी। अब ऐसे केसेस में कौन से सेक्शन में नॉर्मली ये लोग अपना जो रिटर्न है वो फाइल किया जाए? तो बहुत सिंपल है, जो है कंटेंट क्रिएटर वो जॉब तो नहीं कर रहे हैं, राइट, और उनको जो रिसिप्ट्स आ रहे हैं उसके 16 ईयर कैप, मतलब उसका जो 194J में फॉर्म 16 में मिलेगा, 194J में आपका TDS हो रहा है, तो ये प्रोफेशनल रिसिप्ट है, तो ये प्रोफेशनल इनकम है। ITR 4 या ITR 3 आपको। बट इसमें 50% का क्या फंडा होता है कि 50% ही मेरा टैक्सेबल इनकम होगा प्रोफेशनल? तो अगर प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है आपके, अगर मेरा प्रोफेशनल इनकम है और प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है, तो एक प्रीजेम्पटिव इनकम का एक प्रोविजन है। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, अभी मुझे लगता है 3 करोड़ तक वो लिमिट किया है, 3 कर दिया। हाँ, वो एंड प्रोफेशनल इनकम के लिए मुझे लगता है 75 लाख तक किया है जी, 50 लाख का 75 लाख तक 3 करोड़ है उसके लिए जो कि ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए। कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डॉक्टर्स के लिए वो लिमिट 75 लाख है। और वो सेक्शन भी 44 ADA, मतलब AD नहीं है, AD है, ये 2 सेक्शन है, 44 AD और 44 ADA। तो प्रोफेशनल्स के लिए 44 ADA आता है, उसके अंदर लिमिट कर दी है, पहले 50 लाख थी, अब वो 75 लाख कर दी है। बट क्या 75 लाख तक GST इसमें
जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है नहीं है ना इसमें? नहीं वो नहीं पैरेलल है. नहीं, मेरा जीएसटी इज डिफरेंट. मेरा क्वेश्चन इस पे ये है, अब मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं आपसे, आप मेरे पास ब्रांड हो, आपने मुझे 10 लाख रुपए पे कर दिया, ठीक है, अब मेरी अभी तक कोई इनकम नहीं थी इसके अलावा, सिर्फ 10 लाख रुपए इनकम है जो मैं पहली बार ले रहा हूँ. एक जीएसटी का भी तो होता है ना कि मिनिमम हमारा एक कैप है कि उससे नीचे मुझे जीएसटी नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है और जीएसटी फाइल करने की भी जरूरत नहीं है. वो लिमिट कितनी है? जीएसटी का जो कैप है आपका, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप दोनों में ट्रेड कर रहे हो तो 20 लाख से ऊपर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है. मतलब 20 लाख तक तो मैं विदाउट जीएसटी प्रोफेशनल रिसीप्ट ले सकता हूँ. बिंदास. 20 लाख के ऊपर मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा. और उसकी कैप हमारी 75 लाख हो जाती है टोटल, जहां पे मैं उसको 50% क्लेम कर सकता हूँ एज ए प्रेजेंटिव इनकम. दैट इज फॉर इनकम टैक्स. दैट इज इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ. यस. एंड इसमें जीएसटी में भी आई गेस अगर आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो लिमिट आई थिंक अपना 40 लाख रुपीस भी आपकी कई जगह पे वो भी आती है. अच्छा. हाँ जी. तो ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है एक अलग है और सर्विसेज के लिए 20 लाख है. हाँ. और ट्रेडिंग के लिए 20-40 कुछ ऐसा इसमें अंदर वो भी. ट्रेडिंग के लिए 40 लाख है. सर्विसेज के लिए मैं और सिंपल कर देता हूँ एक बार सब ऑडियंस के लिए, वापस से रिपीट कर देता हूँ. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप ब्रांड से पैसा कमाते हो, या इवन आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हो, किसी भी टाइप का काम करते हो, आप बेशक कंटेंट लिखते हो या आप कोडिंग करते हो किसी कंपनी के लिए, जिस भी टाइप का आप पैसा कमा रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तो आप प्रेजेंटिव इनकम के तहत 50% सीधा सीधा गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करते टाइम बोल सकते हो कि मैंने 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर मेरा जो रिटर्न फाइल होगा वो 5 लाख के ऊपर होगा. 5 लाख प्रॉफिट दिखाओगे. 5 लाख प्रॉफिट दिखाओगे. जो आपका स्लैब होगा ना वो 5 लाख के हिसाब से कंसिडर होगा. परफेक्ट. जो पहले आपका 10 लाख था वो 5 लाख हो जाएगा. बाकी टैक्सेशन आपका 5 लाख के हिसाब से लगेगा, फिर नॉट 10 लाख. तो जो लोग फाइल करते हैं अपना रिटर्न वो इस हिसाब से फाइल करें. करेक्ट है सर? राइट. एग्जैक्टली. अब आगे बढ़ते हैं सर. अब मुझे टैक्स डिडक्शन बारे में पूछना है. अभी हमारे पुराने स्लैब में बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल होती थी. इनकम टैक्स के अंदर हमारे होम लोन के इंटरेस्ट आ जाते थे, सेक्शन बहुत सारे CD, ATU, अलग अलग टाइप के सेक्शन से, राइट. अब मुझे पता ये आपसे पूछना है आप दोनों से, अब की जो न्यू टैक्स रिजीम आई है 12 लाख वाली स्पेशली, उसके अंदर डिडक्शंस हैं? अगर हैं तो कौन कौन सी हैं? देखो, जो 12 लाख रुपए का जो स्लैब आया है ना, इसमें आपको ये देखना है कि आप न्यू रेजीम में जा रहे हो कि ओल्ड रेजीम में. ठीक है. मेन चीज़ ये देखने वाली. अगर आप न्यू रेजीम के अंदर अपनी ITR फाइल करते हैं उसमें डिडक्शंस ना के बराबर है. न्यू रिजीम में कुछ नहीं है? ना के बराबर डिडक्शंस है. 1-2 डिडक्शन होंगी छोटी मोटी. होम लोन का इंटरेस्ट भी नहीं है? नहीं. अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट है, अगर वो घर आपने रेंट पे दिया हुआ है तो. हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं है. वो रेंट, अगर रेंट इनकम है तो उसके अगेंस्ट तो उसके अगेंस्ट आप कर सकते हो. अच्छा. वरना जैसे HRA की डिडक्शन जो होती है, हाउस रेंट अलाउंस, सैलरीड वालों के लिए वो बहुत बहुत बड़ी डिडक्शन होती है. बहुत बड़ी. वो खत्म हो गई अब. वो न्यू रिजीम में शुरू से नहीं है. एंड मैं आपको जब रिजीम्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मेरा व्यू पॉइंट इसमें ये बताऊंगा. देखो, कोई भी चीज़ आप एकदम से बंद नहीं कर सकते. ओल्ड रिजीम जो चल रही है या फिर जो भी डिडक्शन जितने सालों से लोग जो लोग लेते आ रहे हैं, उसको आप आज ये नहीं कह सकते कि इसको आज से नहीं लोगे और कल से ये करोगे. न्यू रिजीम को धीरे धीरे गवर्नमेंट इंटीग्रेट कर रही है, इस पे वो बढ़ा रही है इसका जो स्लैब है, और अच्छा इसको बेनिफिशियल अपना कर रही है ताकि लोग इसी पे शिफ्ट हो जाए. ओवर द टाइम. अभी 2025 चल रहा है, आप 2-3 साल रुक जाओ, मेरे हिसाब से धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को ख़त्म कर देंगे कि अभी से अलाउड ही नहीं है, सबको न्यू में आना है. क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ओल्ड रिजीम में लोग प्ले करते हैं डिडक्शंस में, और सामने जो एक आम आदमी है उसके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि गवर्नमेंट धीरे धीरे न्यू रिजीम को ही सबके लिए वो कर देगी. इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ. पहले आपको न्यू रिजीम में जाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था ITR भरते टाइम कि मैं न्यू रिजीम में भर रहा हूँ. लास्ट ईयर क्या हुआ, अब अभी जब आप रिटर्न भरेंगे, आपकी रिजीम डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम है. ओल्ड में जाना है तो फॉर्म भरना है. आप बात समझ रहे हो? ओल्ड में जाना है तो फॉर्म भरना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप नई रिजीम में हो. धीरे धीरे ये खत्म करेंगे इसको. और एक बार कोई न्यू में आ गया तो वापस ओल्ड में जा सकता है? जा सकता है. ऐसा कोई मैंडेट? सैलरीड जा सकता है. कोई सैलरीड वाला इधर उधर फ्री, सैलरीड वाला फ्लिप कर सकता है. बिजनेस वाला बिजनेस वाला नहीं करता. मेरी बिजनेस इनकम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा. हाँ, आप ज़्यादा उछल कूद आप नहीं कर सकते. ये तो इसमें भी 44 AD में. हाँ. आप एक बार बाहर निकल गए 44 AD से, हाँ, वापस नहीं 5 साल तक वापस नहीं आ सकते. अच्छा. सरकार ये कहती है, ऐसा नहीं है कि तुमको जहाँ बेनिफिट दिख रहा है तुम वहाँ चले गए. अपने आप को एक तरफ बताओ कि मैं इधर हूँ कि मैं इधर हूँ.
तो मेरा अगर मान लो 2 टाइप का इनकम भी तो हो सकता है कि मेरा रेगुलर इनकम हो गया सैलरी से और 44AD भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट गवर्नमेंट से अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर यूज़ कर रहे हो किसी साल में, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए फिर आप अगले 5 साल वही यूज़ करो उस बिजनेस के लिए ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको आज इसमें बेनिफिशियल है तो यहाँ आ गए, कल उसमें तो वहाँ, यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग फॉर द तो नेक्स्ट बेस्ट केस सिनेरियो इज चाहे आप अगले साल 100 रुपए की इनकम दिखाओ, लेकिन दिखाओ जरूर। इनकम तो आपको दिखानी ही चाहिए, वो तो अपना नहीं, मान लो मेरा इस साल एज अ फ्रीलांसर मेरी इनकम थी 10 लाख रुपए, अगले साल फॉर वट एवर रीजन्स मैं नहीं कमा पाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मेरा सेक्शन 44AD जो है वो तो स्किप हो गया देखा जाए तो। जीरो इनकम है तो मैं क्या ही क्लेम करूं उसके अगेंस्ट, है ना। बट आप बोल रहे हो एक बार मैंने छोड़ दिया तो मैं 5 साल वापस नहीं आ पाऊंगा। ITR तो भरनी है, ITR भरनी है, बट वापस तो नहीं ले पाऊंगा उसको मैं। बिल्कुल भरनी है, हाँ, तो 1000 रुपए भी अगर एटलीस्ट मैं दिखा दूं तो कम से कम मेरा कंटिन्यूटी तो रहेगा ना उसका। बिल्कुल रहेगा, और आपके ITR की भी कंटिन्यूटी रहेगी। आपको कल को बैंक लोन लेना है, आप क्या कहोगे, मेरी ITR नहीं थी मतलब पिछले साल की, वो तो चलो अलग ही हाँ, मुद्दा हो गया। मतलब दोनों चीज़ें हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग बात होगी कि आपका ऑब्वियसली क्रेडिट स्कोर भी नहीं होता, हाँ, सब फिर कुछ आपको खराब लोन है नहीं आपका, मिलता, तो ITR तो फाइल करना मैंडेट है ही है, एक बार कर लिया तो शुरू करो। हाँ, और इसके लिए भी करनी है, और सेक्शन 44AD अगर आप कंटिन्यूटी में रखना चाह रहे हो तो 5 आपको साल, करनी है। तो कुछ इनकम तो दिखा दो, भले ही अपने दोस्त से डलवा दो 1000 रुपए। सही बोल रहा हूँ सही मैं? बात है, कंटिन्यूटी जो कंटिन्यूटी रह जाएगी हाँ। वहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट जो मैं जस्ट ऐड करता हूँ, इन्होंने बोला जो पॉइंट न्यू टैक्स रिजिम का जो बोला उसमें, कि ये बहुत उन्होंने किया कि न्यू टैक्स रिजिम को जो चेंजेस ला रहे हैं ना, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट को न्यू टैक्स रिजिम ही चलाना है, ओल्ड टैक्स रिजिम धीरे धीरे किल करना है। और न्यू टैक्स रिजिम में 2 डिडक्शन जो है ना मेजर यूजर ले सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सिंपल जो होता है वो, दूसरा एक इंटरेस्टिंग डिडक्शन है न्यू टैक्स रिजिम में, वो ये है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS। और ये जो है ना, ये जब हम CTC जब हम निगोशिएट करते हैं कंपनी से, तो एम्प्लॉयज़ ने ये एक ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS जो होता है वो अगर कुछ वो निगोशिएट करने में उनको सक्सेस मिलता है, तो उनका न्यू टैक्स रिजिम और बेनिफिशियल हो सकता है। वो एक अच्छा, क्योंकि वो डिडक्शन उनको न्यू टैक्स रिजिम में मिलता है। मतलब मेरा अगर 12 लाख से ऊपर इनकम है एग्जाम्पल, और मैं बोल दूं अपनी कंपनी को यार 12,50,000 दे रहे हो मेरे को आप सैलरी, तो ये 50,000 आप मेरा NPS में डाल दो, लेट्स से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, है ना। तो ये 50,000 का इन ए वे आपका टैक्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा, आपको न्यू टैक्स रिजिम में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और मेरा रिबेट भी मिलेगा या रिबेट नहीं मिलेगा? रिबेट मिलेगा, उसके बाद के इनकम पे रिबेट है, तो वो डबल बेनिफिट है। तो वो पूरा का पूरा रिबेट ही हो गया ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जो भी आप ऊपर ले रहे हो, अगर आप 12-13 के आसपास हो, बहुत ज्यादा तो NPS तो वो भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, उसकी भी लिमिट्स हैं, उसकी भी लिमिट्स है। इनकम टैक्स में भी लिमिट्स हैं, कंपनी चाहे कर भी दे, हाँ। इनकम टैक्स में लिमिट है उसकी। कि आप उससे एक लिमिट से ऊपर नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, आई थिंक कितनी 50,000 है। इसके एक अभी मेरे ध्यान में आया एक हैक, अगर 12 लाख किसी का इनकम है और इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उनको रिक्वेस्ट करना है HR को, यार जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो NPS में डाल दे। हाँ वही ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो NPS में अगर डल जाएगा तो वो तो सीधा सीधा ऑफसेट और रिपीट का रिपीट वही से रह सकता है। एक चीज़ और है, किसी का अगर टैक्सेबल सैलरी 12.25 लाख है, हाँ, तो या तो एम्प्लॉयर को बोल के 12,60,000 से ऊपर कराओ, या उसको बोलो भाई 1190 कर दे तू, क्योंकि अगर 12.25 लाख है तो 60,000 तो टैक्स भरेगा वो, हाँ, भाई NPS वगैरह हटा के, तो उसको कम मिलेंगे। 12.25 किसी की होएगी नहीं, आप देखना, अब नहीं होगी। किसी की भी नहीं होगी, या तो 12.5 से ऊपर मिलेगी या 12 से नीचे मिलेगी। 12.25 में किसी के हाथ कुछ नहीं आ रहा, सरकार लेके जा रही है। तो इसका टेक अवे यह है इन दोनों पॉइंट्स का कि 12 लाख के आगे जब आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, टेक इन्फॉर्म डिसीजन। यस, यू हैव टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। अगर वो इंक्रीमेंट मतलब अगर वो थोड़ा बहुत ही है, तो मेजर अमाउंट है, फिर तो 1-2 लाख रुपए तो कोई बात नहीं है। तो इसके अलावा जब हमारे फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, वापस आता हूँ, एक तो हो गया प्रिजम्पटिव इनकम, उसके अलावा इनको डिडक्शंस भी मिलती है न्यू रिजिम में, कुछ इनको भी मिलती है, इनको भी नहीं मिलेंगी। न्यू रिजिम में है ही नहीं डिडक्शंस किसी के लिए भी, ये 1-2 चाहे हमारा ऑफिस का बिल हो, चाहे हमारा वाईफाई हो, आप अगर प्रिजम्पटिव में आ गए ना, तो कुछ नहीं है। प्रिजम्पटिव में आपने जो 50% जो आपने दिखाई अपनी इनकम, दैट इज उसकी लैंग्वेज ऐसे है सेक्शन की कि 50% ऑफ द टोटल रिसीट्स विल बी डीम्ड एज योर इनकम। डीम्ड हम मान लेंगे,
बाकी एक्सपेंस कंसिडर मैक्सिमम खर्चा 50% आप दिखा सकते हो, और बिल्कुल 50 भी नहीं दिखाना चाहिए, मतलब आप 60-70% दिखाओ। अच्छा 50 में भी मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है, बट ऐसा थोड़ी 50 दिखाओगे, 12 का आधा 6 ही दिखाओगे, या 25 का आधा 12.5 ही दिखाओगे। अगर 25 लाख की रिसीट्स हैं तो अब 13-14 लाख 15 लाख रुपए इनकम आप अपनी दिखाओ। तो बाकी इज डीम्ड एक्सपेंस। हम नहीं पूछ रहे आपने आप कहाँ गाड़ी से गए, क्या किराया भरा आपने, क्या आपने किसको क्या दिया, हम नहीं पूछ रहे, हमने मान लिया। तो अब अलग से खर्चे तो नहीं आएंगे ना उसमें, फिर करेक्ट अलग से खर्चे नहीं आएंगे। करेक्ट। तो घूम फिर के डिडक्शन कुछ नहीं बची न्यू रिजीम में, न्यू रिजिम में हाँ, मतलब सिर्फ बहुत कम। एनपीएस ही एक है जिससे हमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है न्यू रिजीम की अगर बात करें। ATC वो जैसे भी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉय नॉट बाय एम्प्लॉय। अच्छा खुद की कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं करूंगा अगर 1 लाख भी कर दूं तो कुछ नहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, आप अपना उसमें करो, पीपीएफ में करो, टैक्स सेवर एफडी डालो, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड करो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। है ही नहीं न्यू रिजिम में कुछ। ओल्ड में ये सब है, ओल्ड में सब कुछ है। बट ओल्ड में कितना मैक्सिमम डिडक्शन है? ओल्ड में डिडक्शन कितना मैक्सिमम है? सब सेक्शंस हैं बॉस इसके लिए। 80C में 1.5 लाख की लिमिट है, वो नहीं बढ़ी मेडिकल इंश्योरेंस की अलग लिमिट, वो नहीं बढ़ी, वो नहीं बढ़ी ना, हाँ। डिडक्शंस की लिमिट तो नहीं बढ़ी, वो तो 1.5 लाख कब की चल रही है। हाँ, वो भी मैं एक रीजन बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं प्रमोट कर रहे उसको, न्यू रिजिम को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाह नहीं रहे कि लोग डिडक्शंस में प्ले करें, करेक्ट। मेरी जो सोच है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ सर, एक तो हो गया हमारे फ्रीलांसर्स, एक हो गया हमारे सैलरीड लोग, अब एक हो गया हमारे बिजनेस के भाई लोग। हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब भी कोई बिजनेस करता है, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं या एलएलपी खोल लेते हैं या इवन प्रोपराइटर बन जाते हैं हम, राइट, तो हम सेम इनकम प्रेजेंटिव में नहीं ले रहे एज अ फ्रीलांसर, बट हम प्रोपराइटरशिप खोल के सेम इनकम ले रहे हैं, राइट। अब मान लो मैं उससे कोई भी एक्सपेंस करता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, तो मैं सारा कुछ ऑफसेट कर सकता हूँ एज एन एक्सपेंस। क्या ये मेरा कहना सही है, रीजनिंग सही है मेरी? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। हाँ जी, मान लो मैं एज अ फ्रीलांसर था, अभी मैं प्रोपराइटर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक फ्रीलांसर की तरह प्रेजम्पटिव सैलरी ले रहा हूँ, प्रेजेंटिव इनकम में प्रेजेंटिव इनकम में मैं अपने आप को क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी मैं बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करता हूँ, वो मैं ऑफसेट नहीं करा पाता, जो बिजनेस वाले कर लेते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते। जैसे मान लो मैंने लग्जरी गाड़ी खरीद ली, मैंने उसको दिखा दिया ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है जी, मेरे को तो गाड़ी चाहिए होती है, और वो मैंने डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर ली, एज एन एक्सपेंस भी क्लेम कर लिया, जो भी करना है मैंने कर लिया उसका। बट यही सेम चीज़ इंडिविजुअल करता है तो नहीं क्लेम कर पाता, क्योंकि वो प्रेजेंटिव में है। क्योंकि वो प्रेजेंटिव में है। एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या हम लोग कर सकते हैं अगर हमें इस टाइप का इक्वेशंस यूज करनी है टू सेव टैक्सेस लीगली? देखो, अगर मैं गाड़ी की बात करूं आपकी अलग से, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक जो 44 AD सेक्शन है, ADB और ADAB, ये इंडिविजुअल्स को मिलता है। इंडिविजुअल्स के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आती हैं, क्योंकि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो, आपका पैन नंबर वही रहता है, आपको नया पैन नंबर नहीं मिलता। करेक्ट। नया पैन नंबर मिलता है जब आप कोई कंपनी बनाओगे, पार्टनरशिप फर्म बनाओगे, कुछ और करोगे, तब। सोल प्रोप्राइटरशिप में पैन नंबर वही रहता है, पैन नंबर इज लाइक ए रोल नंबर, ठीक है, वो आपका वही रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी इंडिविजुअल ही होती है, और वो भी 44 AD ADA ले सकती है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा HUF होती है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो ये चीज़ ले सकती है। तीसरा उसमें क्या होता है HUF में? HUF बनती है जी, जैसे अगर आपकी शादी हो गई, नहीं मैं सिंगल हूँ, तो किसी को शादी करनी हो तो भेज सकता जिसको है। HUF अगर आपको HUF बनानी है तो फिर आपको शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने बट होता क्या है उसमें? HUF एक वो होता है कि एक कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो उसमें आपकी वाइफ हो गई, आपके आगे जो किड्स होंगे वो उसका पार्ट होंगे, आप उस HUF में कर्ता बनेंगे। एंड HUF इज़ अ वेरी वेरी गुड मेजर ऑफ टैक्स प्लानिंग, वेरी गुड मेजर ऑफ टैक्स प्लानिंग। HUF का क्योंकि एक अलग पैन नंबर बनता है, तो HUF की एक अलग ITR आप भर सकते हो। HUF में भी आप अपनी इनकम दिखा सकते हो एज पर द स्लैब। किसी के पास कोई इनकम आ रही है और वो उसको लीगली HUF में दिखा सकता है, लीगली। अगर व्हाट डू यू मीन बाय लीगली? लीगली का मतलब ये कि आप अपनी HUF के नाम से आप बैंक अकाउंट खोल के और अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के उसमें आप ट्रेडिंग करो। अच्छा। HUF के नाम से आप कोई बिजनेस करो। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप HUF के नाम से अगर करते हो, तो वो अलग फाइल है, आपकी इंडिविजुअल की अलग फाइल है, तो आपकी 2 ITR जाएंगी। दोनों में स्लैब बेनिफिट मिलेगा आपको, दोनों में न्यू रिजीम में एप्लीकेबल हो दोनों में जाएगी, मिलेगा दोनों slab में benefit। प्रेजेंटिव हाँ, इनकम हाँ, एप्लीकेबल हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल। तो इन ए वे मैंने अपनी इनकम को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तरीके आपने, से, yes। सिंपल भाषा में बोलूँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं 24 लाख कमा रहा हूँ मैंने 12 कर दिया, डिवाइड कर दिया। बहुत लोग करते हैं। और HUF जो भी शादी होना मैंडेटरी। शादी होना मैंडेटरी, शादी करनी पड़ेगी।
तब बनेगी HUF। सही बात। आप अपने फादर की देखना, उनसे पूछना, उनकी होगी HUF फॉर श्योर। ओके, सब लोगों की है, जो पुराने लोग हैं सबकी HUF है। आपने बनाई हुई है HUF? मेरी HUF नहीं है, मेरी कुछ टाइम पहले शादी हुई है, मैंने सबसे पहले यही काम और किया किस था। किस टाइप की हम इनकम ले सकते हैं HUF में? कुछ भी आप HUF में, कुछ वो नहीं है हाँ उसमें? आपकी HUF है, कुछ आप भी उसमें- कुछ भी आप कर सकते जो हो। जैसे मैं नॉर्मली आप अपनी इनकम नॉर्मल लेता करो हूँ काम, वही सेम। HUF के नाम काम करो, HUF के नाम GST नंबर लो, HUF के नाम पॉडकास्ट करो अपने, HUF के नाम से पैसे लो किसी से। शादी करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए पहले खर्चा करना पड़ेगा। पहले पता होता तो फिर जल्दी करता। देखिए जो होता है ना, पार्टनरशिप फर्म होती है, LLP होती है, कंपनी होती है, प्रोपराइटरी होती है, वैसी HUF है। हाँ बस। तो आप कोई भी आप प्रमोटर बिल्डर का बिजनेस HUF में कर सकते हैं। बट ये तो बहुत बढ़िया है कि हाँ तो सबको पता ही है हैक, बहुत लोगों को नहीं पता, मतलब हाँ, पता तो बस मुझे भी है, बट मैं ऐसे प्रिटेंड तो करूंगा ना कि मैं कंटेंट कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, हैक बहुत अच्छा है ये, हाँ। बहुत बढ़िया हैक है। आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है आपको रेंट पे, आप HUF पे ले लो। आपको जब शादी होती है तो एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ले ली, एक प्रॉपर्टी अपने HUF पे नाम पे ले ली, राइट। रेंटल इनकम स्प्लिट हो गया, स्लैब का बेनिफिट मिल गया। आपको अगर ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में तो आप पार्ट ट्रेडिंग खुद के नाम पे करो, पार्ट ट्रेडिंग आप HUF के नाम पे करो, राइट। एक दूसरा है, मतलब एक अलग अलग अकाउंट रख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो ये प्रॉपर अगर प्लान करें ना HUF से, आज राइटली सेड बाय हिम, HUF इज एक बहुत अच्छा टूल है टैक्स प्लानिंग का। वेरी वंडरफुल। और न्यू जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो न्यू रीच है, वो बहुत सारी इससे मतलब लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में। आप ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली में जाओगे तो आपको हर एक जगह पे आपको HUF दिखेगी, लेकिन कोई टेक एंटरप्रेन्योर होगा उसको नहीं पता होगा, तो उसको ये मालूम नहीं होगा। नहीं पता होगा। बट देयर इज नो इलीगल एक्टिविटी और इलीगल थिंग दैट यू डू। HUF बिल्कुल लीगल नॉट है। एट ऑल, नॉट एट कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब पूरा एक टैक्स लॉज इसके ऊपर सेक्शन बने हुए हैं, HUF में कैसे टैक्सेशन होगी, सब कुछ है। क्यों बनाया गवर्नमेंट ने ये? क्या रीजनिंग हो सकती है इसके पीछे? तो एक इंडिया में एक हिंदू जॉइंट फैमिली की कंसेप्ट हाँ पहले से ये कॉन्सेप्ट। पहले से है, एक जॉइंट फैमिली। और क्या होता है मालूम है कि कुछ विरासत की चीज़ें होती है। यस। फैमिली गोल्ड होता है, एक कोई पुश्तैनी लैंड होती है। तो एक जनरली आपको मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सक्सेशन के लिए ट्रस्ट का कल्चर आया है। इंडिया के बिजनेस फैमिली में भी आजकल ट्रस्ट का कल्चर आया है, फैमिली ऑफिसेस ये सब। इंडिया में हिस्टोरिकली ये सिस्टम था फ्रॉम जॉइंट फैमिली पर्सपेक्टिव। और जो विरासत की चीज़ें थी, गोल्ड, लैंड, ये सारी चीज़ें, वो फैमिली की विरासत मानी जाती थी। तो उसको अगर टैक्सेशन के परलांस में अगर कोई फॉर्मल स्वरूप देना है तो इसलिए गवर्नमेंट ने HUF करके एक कंसेप्ट लाया था। और वो बहुत अच्छा है कि वो HUF आप अगर आपकी शादी हो गई और आपने HUF किया तो उसका एक उसका एक मीनिंग ऐसा है कि आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इन सब की जो एक आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली का वो एक एंटाइटी हो गई वो, राइट। तो आप कुछ फैमिली के लिए कुछ लैंड ले ले, आप HUF में ले लो। फैमिली के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप HUF में ले लो। कोई वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, आप HUF में ले लो। और उसमें भी क्या होता है फिर, लेकिन उसमें भी आप मतलब वो HUF का जो नेचर है वो एक स्पार्टली AOP टाइप होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टाइप, कि वो जो मतलब ये कि वो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब आपकी जो फैमिली है उसके जो मेंबर्स है वो सारे उसके को-पार्सनर बन जाते हैं। को-पार्सनर, वो सब उसके Members कह लो इक्वल आप मेंबर है, एक तरह इक्वल से। राइट्स है उनको। मेंबर्स कह लो मतलब आप। सॉर्ट ऑफ उनकी इक्विटी कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, तो ऐसे इसमें कह लो आप। इन्हें हाँ, सिंपल भाषा, आप ऐसे कह लो। हाँ, ऐसा कोई लीगल लैंग्वेज नहीं है वैसी, बट कहने को ऐसा कहा जा सकता कह है। सकते हो ऐसे। और जो मेन जैसे आपके HUF है आपके नाम से, तो उसमें आप एक HUF में एक जना करता होता है, तो आप उसमें करता कहलाओगे। और बस उसका एक पूरा अलग सिस्टम चलता है। मतलब वाइफ? वो को-पार्सनर्स हैं, सब को-पार्सनर्स है। एक करता होगा, बाकी सब को-पार्सनर्स हैं। ऐसा कुछ है कि मेल को करता हो ना, या ऐसा कुछ नहीं होता? लीगली आई हैव टू चेक, बट मैंने हमेशा आज तक जितनी HUF देखी हैं सब मेल सब में मेल मेंबर देखे मैंने करता। बहुत सारी फीमेल्स आने वाली हैं कमेंट करने हाँ, तो मैंने कि भाई मेल को तुमने करता बना रखा है, फीमेल्स को लीगली को-पार्सनर बना रखा है। ऐसा है कि नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट हाँ मैंने देखी Maybe है लोग ये। कैन कमेंट इन द Yes, वीडियो yes, एंड yes, टेल yes. अस। बट एनीवे, अब सर आपने ट्रस्ट की बात की, जो कि काफ़ी हमने सुना है कि ट्रस्ट भी लोग खोलते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं NGO की भी बात करूँगा, बट ट्रस्ट का एक एग्जांपल लेके बताओ कि क्या ट्रस्ट खोलने से किसी की सेविंग होती है, स्पेशली अगर मैं कॉन्टेक्स्ट बात करूँ बिजनेसेस की।
देखिए ऐसा है कि ट्रस्ट का मैंने सक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा बीच में एक डेटा आया था फॉरेन बैंक अकाउंट्स का, स्विस बैंक अकाउंट्स का, तो उसमें सारे ब्लैक मनी वाले अकाउंट नहीं थे। मोस्ट ऑफ द बैंक अकाउंट्स जो होते हैं, आप अगर आप फॉरेन में या कहीं पे स्विस में या कहीं पे देखेंगे तो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स ट्रस्ट के होते हैं, और वो ट्रस्ट के अकाउंट्स सक्सेशन डिस्प्यूट से बचने के लिए या फिर सक्सेशन प्रॉपरली करने के लिए ट्रस्ट करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो किसी न्यूट्रल कंट्री में वो तैयार करते हैं, वहाँ कोई न्यूट्रल आर्बिट्रा होता है, और जिस हिसाब से आगे जाके वो सक्सेशन प्रॉपर हो जाए। अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे जो कल्चर था वो कल्चर धीरे धीरे इंडिया में अभी आ रहा है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं या बिजनेस कंग्लोमरेट होते हैं, वहाँ पे उनका सक्सेशन प्लानिंग के लिए वो ट्रस्ट का कल्चर लाते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में मुझे नहीं लगता ट्रस्ट कोई टैक्स सेविंग का टूल हो सकता है। हाँ, मिडिल क्लास के लिए तो नहीं है। मिडिल क्लास के लिए उल्टा वो ट्रस्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। भाई पहले आप बहुत, अगर ज़्यादा आपका वो एम्पायर को बहुत बड़ा हो चुका है या वैसा कुछ है तो तब बट बिजनेसेस के लिए, ये कॉर्पोरेट्स लार्ज या हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए, वो भी सक्सेशन प्लानिंग के लिए। देखिए ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट इतना सिंपल नहीं। देखिए ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट होता है चैरिटेबल। ट्रस्ट में ऐसा होता है कि आपको जो आप ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है आपका, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए आपका पैसा यूज होना चाहिए सेक्शन। सिंपलीफाई करके बताओ थोड़ा और। मतलब क्या है कि आपने एक ट्रस्ट तैयार किया, हाँ। आपको उसका जैसे ऑब्जेक्ट टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट है, हाँ। जो ट्रस्ट है चैरिटेबल है। नॉन चैरिटेबल नहीं हो सकती ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसा भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ट्रस्ट के बहुत सारे, मतलब आपको प्रैक्टिकली देखिए ट्रस्ट इज सच अ अम्ब्रेला कंसेप्ट। आप जो ईसॉप स्कीम लाते हैं ना कंपनी में, उसके लिए भी ट्रस्ट का एक रूट होता है, राइट। आप ईसॉप्स की जो कंपनी या ईसॉप्स की स्कीम लाते हैं, उसके भी ट्रस्ट का रूट होता है। तो ट्रस्ट एक टूल है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सक्सेशन प्लानिंग का, राइट, या अदर चीज़ों का। ये मेरे हिसाब से ए कॉमन मिडिल क्लास पीपल लाइक वी ऑल इज ऑफ नो यूज। वो एब्सोल्युटली वो स्पेसिफिक कुछ पर्पज के लिए है। कॉमन मैन के लिए, हम लोगों के लिए ट्रस्ट यूजफुल नहीं। एज ही सेड, HUF इज द टूल विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ट्रस्ट नहीं है, बहुत अमेजिंग लगा। ट्रस्ट सिर्फ ऐसा है, सैलरी को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ट्रू इन ए वे, अगर मेरी 24 लाख है तो 12 करके जीरो सैलरी टैक्स तो नहीं होगी डिवाइड, मतलब अगर मैं मतलब कुछ और इनकम जैसे दिखा सकूं तो दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं। सैलरी तो वो और नहीं तरीके से। पॉसिबल। सैलरी तो नहीं होता, सैलरी पॉसिबल नहीं है, वो तो कुछ वे अकाउंट आउट ही में नहीं है आनी बॉस, है। कोई वे आउट ही नहीं है सैलरी में तो। सैलरी वाले तो गाली दे रहे होंगे हमें कि हमारे लिए क्यों, हमारी बात करो कुछ। सैलरी के लिए कोई, मतलब उनके लिए जो अभी, इसलिए तो न्यू टैक्स रेजिम आया है। सैलरी पे जो बंदा जॉब कर रहा है उसको बस ये देखना चाहिए मेरे हिसाब से, उसको ज़्यादा टैक्स बचाने की बातें नहीं करनी चाहिए, ना उसको सोचना चाहिए। सही बात है। उसको आगे अपने ग्रोथ, प्रमोशंस, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। मेरे को कोई बंदा, जैसे कोई मेरा दोस्त आके बोलता है और वो अपना जॉब कर रहा है कि बॉस बहुत टैक्स है, ये है वो है, कैसे बचाऊँ, क्या है, 2-3 चीज़ जो मेरे को अगर दिखती हैं लेजिटिमेट, मैंने बता दिया ऐसे कर लो, क्या नहीं यार अभी भी बहुत ज़्यादा टैक्स है, कैसे ये कैसे कम होगा। मैं भाई तू पैसे कमाना बंद कर दे और तो कैसे कम होगा टैक्स। आप पैसे कमाना बंद कर दो, आपका टैक्स कम हो जाएगा। आपको अपना किसी ऐसी कंपनी में स्विच मारो जहाँ पे पैकेज कम हो, टैक्स कम हो जाएगा। तो ऐसे और क्या बोलेगा, मतलब आप अपना दिमाग ही मत चलाओ ना यहाँ, जो आपके हाथ में नहीं है वो। क्योंकि यहाँ तो आप बच नहीं सकते। धोनी बोलता है ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। दिस इज नॉट योर, मतलब दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो आपके जो कंट्रोल में है अपना पैकेज बढ़ाना। मैं तो आई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रेइंग टू गॉड मैं तो 30% वाले ब्रैकेट में आऊँ। आओ ना यार उसमें, मैं तो कह रहा हूँ कमाओ 5 करोड़ रुपए, भरो 1.5 करोड़ रुपए टैक्स करो ना, इसमें दिमाग ही क्यों चलाना है। ये सब सही बात है। किस लिए दिमाग चलाना है लगवाओ अपने ऊपर। मैं तो कहता हूँ लगे मेरे ऊपर सरचार्ज, आए तो उस ब्रैकेट में कि हम भी 5 करोड़ की ITR हम लोग अपना भरें। क्यों भरें हम 10-20-30 लाख रुपए की ITR, क्यों भरें। बट सर एक बात बताओ, आप इतने टैक्सेस के केसेस देखते हो, है ना, ये जो कल्चर है एक, और या जो बना हुआ है बहुत बड़ा ट्रेंड, सरचार्ज की बात कर रहे थे कि रिच को और टैक्स करो, मतलब क्या ये जस्टिफाइड है? पहला तो आपसे ये पूछूंगा, इज इट जस्टिफाइड? कहाँ हो रहा है वैसे?
मतलब जैसे मान लो आपकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, हाँ। एक तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ गए, फिर आप 1 करोड़ के ऊपर हो तो आप उस सरचार्ज दे 30% पे 10% का सरचार्ज भी दे रहे हो। आपको याद है किशोर कुमार के समय के कुछ किस्से? हाँ 1970s 1980s 97% इनकम टैक्स था, 97% उस समय। और मैं बताता हूँ कि अभी आपका इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आई थिंक इफेक्टिवली इंक्लूडिंग सरचार्ज एवरीथिंग, आई थिंक 38-39% 40% तक चला जाता है। 40% तक टैक्स चला जाता है, 40% तक। आप यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, जापान में जाइए, चाइना में जाइए, उस इनकम ब्रैकेट में कहीं पे भी 40% से नीचे टैक्स नहीं है। बट सर उनको रिटर्न में इतनी सारी चीज़ें भी तो मिलती हैं। नहीं, और दूसरी चीज़ इंडिया में क्या है, देखिए इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। यस इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसी प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या? आपका कम इनकम नो टैक्स, थोड़ा ज़्यादा इनकम थोड़ा टैक्स, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा इनकम और ज़्यादा टैक्स। जैसा आपका इनकम बढ़ता है वैसा टैक्स बढ़ता है, जैसा आपका इनकम कम होता है वैसा टैक्स कम हो जाता है। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ऐसा है कि अगर आपको नीचे 12 लाख के नीचे टैक्स नहीं लगाना और आपको रिच को भी टैक्स नहीं लगाना, तो वो शोले जैसा हो गया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। नहीं सर, बट मेरा इस पे काउंटर पीछे आओ मेरा काउंटर इस पे ये है कि जिस बंदे ने आज 12 लाख कमाए वो अगला मेहनत कर करके 20 पे पहुंच गया, या बहुत ज्यादा मेहनत करके 1 करोड़ पे पहुंच गया, तो आप उसकी मेहनत का उसको नेगेटिव रिवॉर्ड क्यों दे रहे हो? एक्स्ट्रा चार्ज गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो, गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों? सर आप आज एक दाल अगर आप ढाबे पे लोगे, वो दाल आपको 100 रुपए की मिल जाएगी। हाँ। किसी अच्छे डिसेंट रेस्टोरेंट में, 5 स्टार भी नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल आपको नॉट प्लेस जाके कहीं अच्छे कहीं पे अपना बैठोगे, वहाँ 500-600 रुपए की, कहीं उससे कम कहीं कोई सब्जी नहीं है। दाल तो वही है सर। तो वो उसको पता है कि वो आपसे वहाँ ले सकता है, तो वो आपसे वहाँ पे ज़्यादा ले रहा है। बट जाना ना जाना तो मेरी चॉइस है ना वहाँ पे। आपकी चॉइस है वहाँ पे जाना जाना, फिर भी आप वहाँ जाते हो, लेकिन और आप वहाँ जाके कंप्लेन नहीं करते, आप वहाँ जाते हो। हम आज यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर हम लोग जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में हम लोग अपना बैठे हैं, हर चीज़ की कॉस्ट आती है। जब वहाँ पे आप कंप्लेन नहीं करते तो यहाँ पे आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? अरे बट उसका कोरिलेशन इससे क्यों है, टैक्स से? नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, टैक्स पे भी। आपने कहा यूरोप में या फिर और वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में उन लोगों को बदले में सर्विसेज मिलती हैं। करेक्ट। अभी इंडिया सर्विसेज वैसे फ्री में आपको हेल्थ केयर और एजुकेशन देने के लेवल पे नहीं है। अभी हम लोग अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो जब तक आप टैक्सेस नहीं दोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारा का सारा पैसा जैसे खर्च होना चाहिए वैसे हो रहा है, या आपको बदले में कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं। अगर हम ये डिस्कशन करें कि सर मैं तो साल में इतने लाख रुपए टैक्स अपना भरता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा क्या अपना मिल रहा है, उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए कि आपके या तो जैसे पासपोर्ट होते हैं 2-3 कलर के, ईवी गाड़ी की नंबर प्लेट अलग कलर की है, ग्रीन कलर की, जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है उसका या तो आधार कार्ड में कोई डिफ्रेंशिएशन हो, या उसको कुछ और चीज़ अपना मिले, ताकि उसको सर्विसेज हर जगह प्रायोरिटी पे अपना मिले, गवर्नमेंट सर्विसेज भी और हर एक चीज़। उसकी हम बात ज़रूर करें। इंडिया इज अ स्टेटस सिंबल कंट्री। वहाँ पे लोग चौड़े में दिखाएंगे कि बॉस मेरे पास ये कार्ड है और मैं इतने लाख रुपए का टैक्स भरता हूँ, वो करना चाहिए। बट टैक्सेशन तो लेना जरूरी है सर, सरकार का। टैक्स लो। इसमें नहीं, मेरा भी इसमें आपके अपोजिट व्यू है कि टैक्स लेना चाहिए, और उसका मैं दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आपका क्या कहना था कि 12 लाख पे टैक्स नहीं है और मैं अगर 1 करोड़ पे जाता हूँ तो मेरा 40% टैक्स जाता है, तो ये डिसइंसेंटिव है ग्रोथ के लिए। मैं बोलता हूँ ये एफर्मेटिव एक्शन है। 12 लाख तक टैक्स नहीं है, इसका मतलब अगर आपका इनकम कम है तो सर गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं लेंगे, अब आप मेहनत करो, उसी पैसे से आप कुछ रिसोर्सेस गैदर करो और खुद को डेवलप करो, मेहनत करो। और गवर्नमेंट इसको बोलते हैं हम एफर्मेटिव एक्शन। और जब आपका इनकम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कर रही है, और वो भी टैक्स 40% सुपर रिच पे जो टैक्स है ना, मेरा कहना है ये अनरीजनेबल नहीं है। ये कॉर्पोरेट टैक्स 25% ना, देखिए वेल्थ कहाँ से क्रिएट हो रहा है, जॉब कहाँ से क्रिएट हो रहा है, कॉर्पोरेट से हो रहा है। कॉर्पोरेट पे 25% टैक्स है और वो ऑलमोस्ट रीजनेबल है विज़ अदर एशियन कंट्रीज। इंडिया में जो मुझे अरुण जेटली साहब ने 25% पे लाया था, बिल्कुल जी, बिल्कुल मोदी जी के फर्स्ट रेजिम में, तो वो बहुत पॉजिटिव मूव है। लेकिन कॉर्पोरेट पे 25% टैक्स है, इंसेंटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जब आपका इनकम 1 करोड़ तक जा रहा है या 50 लाख के आगे जा रहा है तो आपको ऑलमोस्ट 40% तक आपको टैक्स भरना पड़ रहा है।
तो मुझे लगता है वो रीजनेबल है, वो रीजनेबल है क्योंकि हमारे यहाँ मत बोलो सर reasonable। अच्छा नहीं लग रहा सुन के सर देखिए मुझे तो। टैक्स पे करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेरा भी जब टीडीएस होता है या जो बहुत होता है दुखता है सबको। सबको पेनफुल है। मार्च का महीना सबको पेनफुल दैट इज द मोस्ट हार्डेस्ट OTP टू गिव, Yes. टैक्स डिडक्शन वाला। यस मतलब जब दर्द कब होता है मालूम है, जब रिटर्न फाइलिंग का समय आता है और बताया जाता है कि अरे आपको और 3 लाख टैक्स बनना है और साल भर टीडीएस हो गया, TDS हमने कटा है, एडवांस टैक्स इंटरेस्ट भर हो गया फिर उसके भी ऊपर और सब कुछ हो पूरा जाता है। बजट कोलैप्स हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन क्या एट द सेम टाइम इंडिया में अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है हमारा हर साल का। अभी बजट में हम देखेंगे तो 12 लाख पे टैक्स उन्होंने कम कर दिया, लेकिन इंफ्रा का स्पेंडिंग कम नहीं हुआ, इंफ्रा का स्पेंडिंग इंटैक्ट है। 4 साल में आप देखिए टैक्स कलेक्शन की बियॉन्सी देखिए, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों भी। जीएसटी 2 लाख करोड़ का क्रॉस हो गया। क्रॉस हो गया बिल्कुल। अगर हमें इन्वेस्ट जीडीपी अगर ग्रो कर रही है ना तो 2 उसके लिए इनपुट है। एक है इंटरनल एक्रूवल जो टैक्स रेवेन्यू से आता है, और दूसरा है कि एफडीआई या फिर फॉरेन रिसिप्ट्स जो इंडिया में आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, वो आ रहा है। तो अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ उसी से होगी। बट सर जो हमारे यहाँ पे फ्रीबीज का कल्चर है, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया, या इतनी सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, ये वाली योजना वो वाली योजना, जो टैक्स पे करता है स्पेशली जो सरचार्ज में टैक्स पे करता है Right, उसको right. तो खुंदक आती है देख उसको के चुभता है वो। कि भाई मेरे पैसे हैं जो आप मेरी मर्जी के बिना बांटे जा रहे हो अपने वोट के लिए। अपने वोट के लिए। ये तो गलत है ना सर। अगर आप बार्टर में गुड्स भी लेके आते हो, पहले उस पर कोई ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं था, कुछ था 5 नहीं लाख उस का भी गुड ले लो किसी से कोई मतलब नहीं था। बट नाउ अगर आप 20,000 से ऊपर गुड्स रिसीव कर रहे हो, यस, तो बार्टर डील्स होती हैं इतने सारे जी, क्रिएटर्स जी, की, जी, तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। टीडीएस कट जाएगा आपका। क्या इम्पैक्ट हुआ है एज ए, क्योंकि आप इतने क्रिएटर्स के साथ काम करते हो, आपने देखा होगा इसका प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, इसका ये बहुत ही मच नीडेड था ये लॉ गवर्नमेंट के साइड से, नॉट क्रिएटर की साइड से। गवर्नमेंट की साइड से अच्छा किया आपने। दो पहलू है ना जी, तो गवर्नमेंट की साइड से उनके लिए बहुत अच्छा लॉ है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, बहुत बार क्रिएटर्स को ना गुड्स आते हैं, मतलब सपोज कोई बहुत ही, अब आई रिमेंबर हमारी एजेंसी है ब्रेसिड मीडिया के नाम से, उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं। उसमें जैसे कि कोई बहुत बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो उनके पास कोई बहुत ही बड़े डिज़ाइनर का कोई ड्रेस आया, तो उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। तो कई बार तो क्या होता है, कोई लोग होते हैं जो कहते हैं हमको तो एक लाइक फॉर वन वीडियो दे चार्ज दीज मैनी ₹1,000 और दीज मैनी ₹1,00,000, तो बात अलग है। कई बार बार्टर डील्स होती हैं जिसमें कि अच्छी महंगी बैग्स और एक्सेसरीज, बहुत चीज़ें आती हैं उनके पास, एंड दे हैव टू कीप इट विद देम सेल्व्स। नॉट जस्ट दिस फैशन इंडस्ट्री, टेक के जो भी क्रिएटर्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है, सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड है, उसका कोई नया फ़ोन आया, सैमसंग, ओप्पो, वो क्रिएटर को फ़ोन दे देते हैं। मेरा एक क्रिएटर है, आई विल नॉट नेम हिम, उनको एक फ़ोन मिला हुआ है सैमसंग का जो फ्लिप आया था, आई थिंक ₹2.25 लाख का फ़ोन है वो, एंड दे हैड अ डील विद सैमसंग कि आपको 3 महीने के लिए X नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आपको बनानी है, और वो फ़ोन उनके पास है सपोज। तो ऐसे केस में अब ब्रांड ने दे दिया फ़ोन, अब क्रिएटर तो अपनी इनकम में फ़ोन की वो अपना वैल्यू ऐड करके कुछ करता नहीं कि भाई मैंने इतने रुपए कमाए हैं, ऑब्वियसली उसको तो बार्टर में मिल गया फ़ोन। यहीं उसको अगर ₹2.25 लाख अगर बैंक में मिले होते तो उसका TDS कटा होता, उसकी ITR में वो फिगर जाती सर, और अपना गवर्नमेंट को टैक्स मिलता। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक नया सेक्शन निकाल दिया, सेक्शन 194R, जिसके अंदर के अगर ₹20,000 से ऊपर के गुड्स आपको मिल रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज, तो ब्रांड को TDS काटना होगा। अब अगर वो ₹2.25 लाख का फ़ोन सैमसंग देती है क्रिएटर को, तो वो उस पर 10% TDS काटेगी। जब TDS कट गया तो वो आपकी इनकम टैक्स वाली जो सर करते हैं कुंडली जो होती है 26AS, वहाँ पे छप गया, वहाँ छप गया तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने रुपए के गुड्स आए थे, और वो अपनी इनकम में ऐड करके आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ₹2.25 लाख आपका टैक्सेबल हो गया। टैक्सेबल हो गया वो आपका। बट ब्रांड को नुकसान नहीं हो गया, ब्रांड को 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया इन्हें TDS का भी, जो पहले नहीं देता था ब्रांड। क्रिएटर से काट रही है वो, तो क्रिएटर से कैसे कटा? मेरा तो पहले फ़ोन ही दे रहा था मैं। वो फिर डील इस हिसाब से होगी, ब्रांड को ठीक है, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले तो आपका सिर्फ अपना फ़ोन जा रहा फ़ोन दे रहा था ना, अब तो मेरे को 10% TDS भी डालना पड़ रहा है ब्रांड उसकी वैल्यू उसको, का। हाँ, वो इंक्लूसिव करके ब्रांड को वो चीज़ अपना भरनी पड़ेगी। 17,500 मेरे एक्स्ट्रा। बिल्कुल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये। अब कैसे, या तो वो एजेंसी से कुछ करे रिकवर, या कैसे उसको कॉस्ट में डालेगी अपने, ये एक इशू है। बट इससे ब्रांड की मेंटालिटी में या एफर्ट्स में थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, कि यार अब मेरे को और सिरदर्दी लेनी पड़ेगी।
ब्रांड के लिए सिरदर्दी लेना कोई वो अपना बड़ी चीज़ नहीं, वो पहले ही इतनी चीज़ें, लीगल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। ब्रांड के लिए है एक्स्ट्रा, बट वो मैनेज कर लेता है। इम्पैक्ट सबसे मोटा आएगा क्रिएटर जब 1.25-2 लाख रुपए ऐड करके उस पर 30% या 20% टैक्स भरेगा, उसको दुखेगा अब वो। बट ये 20,000 से ऊपर टोटल है या वन टाइम भी गिफ्ट ले रहा हूँ 20,000 नहीं, तो भी? टोटल है जी। मैं तो 19-19 की गिफ्ट डेली मंगा लूंगा, नहीं तो हाँ ये तो है कि एक बार 20,000 की लिमिट क्रॉस होगी तो हो गई, तो हो गई। पर गिफ्ट नहीं है ये। आप तो 15-15 हज़ार के डेली मंगा लोगे। तो बाय डिफॉल्ट तो फिर चाहे 100 रुपये का भी गिफ्ट ले रहा हूँ, ब्रांड डिक्लेयर ही करेगा अब तो। ब्रांड कर ही देगा, ब्रांड तो उसको क्या दिक्कत है, ब्रांड तो कर ही देगा आगे से। इसके ऊपर एक ये ट्रांजैक्शन जो है ना, एज ही राइटली सेड कि जो बदल हुआ है लॉ में वो वेलकम है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली 2 लाख का फोन है या 2 लाख है, वो इनकम तो इनकम होता है। लेकिन ये जो आपने बोला ना, ब्रांड को एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, इसके ऊपर मेरा दूसरा व्यू है। देखिए, कोई भी ब्रांड खुद के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेगा। अगर सैमसंग या कोई भी कंपनी क्रिएटर को 2 लाख का फ़ोन दे रही है और उसके ऊपर उनको 10% का टैक्स डिडक्ट करना है, मतलब कितना? 20,000 रुपये का टैक्स डिडक्ट करना है। अगर वो कैश पे आउट होता तो वो क्या होता? 1,80,000 पे करते, करेक्ट, बिल्कुल, और 20,000 TDS जमा करते। अभी क्या है, फोन ही 2 लाख का है, तो कैसे डिडक्ट करेंगे? सही बात है। तो वो उसके अकाउंट को डेबिट मारेंगे। उसका जो अकाउंट है ना, उसके अकाउंट, वो जो 20,000 रुपये का टैक्स वो पे करेंगे, तो प्रैक्टिकली उसके अकाउंट में वो एडवांस करके देगा। शायद उसका अगर रनिंग अकाउंट है उस क्रिएटर का, तो वो आगे के पेमेंट के आगे से एडजस्ट करेंगे, लेजर बन जाएगा उसका, लेजर, हो उसके सकता है लेजर वैसे में करे वो। एडजस्ट हो जाएगा। या जैसे ब्रांड मेरी जैसे किसी एजेंसी को कैंपेन दे रही है, हो सकता है वो हमसे कुछ सेटिंग करे कि बॉस मैं तो ऐसे नहीं कर रही, आप TD साहब आप देखो अपना कैसे काटना है, हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट करेगा वो। तो ये एप्लीकेबल हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस सेक्शन इज एंड रूल इज नाउ एप्लीकेबल। और ये पॉसिबल है। एजेंसी को वो 2 लाख पे करेंगे और एजेंसी बाय करेगी फोन और देंगी, तो उसका पे आउट उसको जो जाएगा तो वो विद TDS जाएगा, तो वो उस प्रकार से मैनेज हो जाएगा। मतलब कुछ तो उसकी सेटिंग बनानी पड़ेगी, अब वो कैसे बनेगी देखेंगे, मतलब उसको देखना पड़ेगा। बट हाँ, दिस लॉ वाज मच नीडेड लॉ फॉर द गवर्नमेंट। फॉर द गवर्नमेंट। बट सर, आपने ना बीच में एक बार बात बोली थी ईसॉप्स की। स्टार्टअप्स का कल्चर शार्क टैंक की वजह से इतना कुछ आ गया, राइट? और हर कंपनी में ईसॉप्स बट रहे हैं। स्पेशली जो अर्ली एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ईसॉप पूल दे के अट्रैक्ट किया जाता है, रिटेन किया जाता है। एंड वंस दे बिकम मे बी IPO करते हैं या नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होती है, तब आपके ईसॉप का एक ऑप्शन आता है कि VC आपका ईसॉप ले लेता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेकेंडरी बायआउट के भी होते हैं। ईसॉप्स के केस में टैक्सेशन कैसे एप्लीकेबल होती है? क्या ये कैपिटल गेन में माना जाता है या रेगुलर इनकम में माना जाता है? ईसॉप्स के केस में जो हमारी गेन हुआ, क्या वो कैपिटल गेन है या वो मेरा रेगुलर इनकम की तरह गेन है? ईसॉप्स जैसे मेरे को मिले हुए हैं, मान लो आपको 10 लाख रुपए के आज की डेट में आपके पास जो ईसॉप्स हैं उसकी वैल्यू 10 लाख है। ठीक है जी, ठीक है, आपने ईसॉप्स बेच दिए, IPO में निकल गए, कैसे भी निकल गए, आपके ईसॉप बिक गए। अब ये 10 लाख आपके पास आ गए। ये जो 10 लाख है, क्या ये कैपिटल गेन में कंसिडर होगा या मेरा रेगुलर इनकम में? क्योंकि टैक्सेशन तो डिफरेंट है ना कैपिटल गेन और ये रेगुलर। मेरे हिसाब से आपके कैपिटल गेन में आने चाहिए, क्योंकि आपने एक कोई एसेट बेचा है। देखो क्या होता है, कैपिटल गेन कब अराइज होता है, जो कि डेफिनेशन है इसकी लॉ में, जब भी आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो तो। ठीक है जी। अब कंपनी ने आपको ईसॉप्स दिए, ईसॉप एक कैपिटल एसेट आपके लिए, शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो शेयर्स कम अंडर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। तो जब कोई कैपिटल एसेट बिकेगा तो कैपिटल गेन अराइज होगा, तो ये कैपिटल गेन के हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जी ओके, बिल्कुल। एक अगला क्वेश्चन सर आपसे पूछूंगा जो आपके लिए है, बिकॉज आप बहुत सारे टैक्स फाइल्स देखते आए हो कब से। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम लग्जरी वॉच खरीद लें, लग्जरी बैग खरीद लें, स्पेशली जब वो बिजनेस में होते हैं, राइट? एंड दे शो इट एज कि ये मेरा सेल्स एक्सपेंस है या कस्टमर को गिफ्ट देना था मुझे, तो जी बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल होती है लीगली? इज इट अलाउड? इफ यस, इज देयर अ लिमिट और नॉट? देखिए, पहला क्वेश्चन, ये सही है या गलत है? आंसर गलत है। गलत है। और जो चीज़ गलत है वो अलाउड नहीं है। तो बिजनेस प्रमोशन के नाम पे जो देखिए, खर्चे होते हैं, मैं अगर रोलेक्स ले रहा हूँ वो मेरे खुद के पर्पज के लिए ले रहा हूँ, और अगर जेन्युइनली गिफ्ट करनी हो किसी को तो डील के लिए, तो फिर वो अलाउड है ना। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कि मैं कोई लग्जरी वॉच खुद के लिए ले रहा हूँ और बिजनेस में ले रहा हूँ, हाँ, तो वो एक्सपेंस अलाउड है क्या? तो उसका आंसर ये है
नहीं है। कि अलाउड नहीं है। बट अगर मुझे जनरली किसी कस्टमर को देना है एज अ गिफ्ट, राइट, और एक बिजनेस है मेरा, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा डील होने वाला है, मुझे उस डील को विन ओवर करने के लिए उसको रोलेक्स गिफ्ट करनी है, 100% अलाउड है। वो allowed है। बिजनेस प्रमोशन होता क्या है ना, बहुत चीज़ें होती हैं, अगर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होंगी मतलब पूरे इस प्रोसेस में, इनकम टैक्स में सब कुछ, जो बहुत क्लियरली लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं होंगी, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्टिव मैटर्स में जो भी आपके केस का वो होता है एओ, असेसिंग ऑफिसर, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि बस ये चीज़ ऐसे है, ऐसे ऐसे हुई थी, तो वो चीज़ वहाँ पर अलाउ हो जाती है, अगर आपकी जस्टिफाइबल है तो। अगर आप बोल रहे हो 2 और 2 5, वो फिर उसको दिख रहा है यार जस्टिफाइबल नहीं है, तो वो डिसअलाउ करेगा। वो डिस्क्रिप्शन उसके हाथ में होता है। आपका सपोज मान लिया, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, सपोज आप अपने बिजनेस में आप अपनी मदर को दिखा देते हो, फादर को दिखा देते हो कि, या किसी भाई बहन को दिखा देते हो कि हम इनको 20-30 हज़ार रुपये पर मंथ हम इनको पे करते हैं, ठीक है, और ये हमें हेल्प करते हैं कुछ भी काम में, और आपका एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो आप, अलाउड है। आपका भाई 12th में है और आप दिखा दो मैं 5 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहा हूँ इसको, 2 लाख रुपए महीने की, ताकि वो स्लैब बेनिफिट ले लो और यहाँ आप खर्चा ले लो, वो फिर ये कहता है कि मैं भाई मेरे को दिख रहा है सब क्या हो रहा है और मैं पागल नहीं हूँ, और तब वो डिसअलाउ करेगा। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ होगी ना, एओ की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। बट यहाँ डिस्क्रिप्शन में तो पावर आ गई, फिर पावर आ गई, बिल्कुल आ गई। नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पावर क्यों है? ऐसी आपकी रोलेक्स वॉच है, अगर सच में दिख रहा है कि बहुत बड़ा कस्टमर है और देनी है तो अलाउड है, दिख रहा है कि यार ये तो कुछ और धांधलेबाजी हो रही है तो डिसअलाउड है। डिस्क्रिप्शन में पावर क्यों आई है? क्योंकि आपने गलत किया है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में पावर। आप गलत को सही करने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए सामने वाले के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड हाँ है। जी, अगर आपका भाई काम ही नहीं कर रहा, आप सैलरी मत दे दो ना, तो डिस्क्रिप्शन का सवाल ही नहीं आएगा। आपका भाई सही में काम कर रहा है और आप सही में सैलरी दे रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जेन्युइन है तो ये प्रूफ क्या होता है कि सही में काम कर रहा है? हाउ डू यू प्रूव इट? देखो, वो उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे कितनी है, उस क्वालिफिकेशन पे क्या क्या सैलरी बनती है, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे चलती है, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि 25 क्यों दी 30 देनी थी, उसके लिए वो भी नहीं बैठा। और वो दिख रहा है कि वो भी देखेगा ऑफिस में आके क्या काम आता है क्या नहीं आता उसको। बहुत सारी कंपनीज में आजकल रिमोट काम होता है, हाँ जी, वहाँ तो कोई ऑफिस नहीं है। चलो रिमोट भी है तो उसके मैं सारे आप काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ हाँ जी। बिकॉज आई वांट पीपल टू नो द इंटीग्रिटीज ऑफ इट। नहीं, आप ठीक कर रहे हो। तो ऐसा है ना जी, जब आप कुछ तो दिखाओगे कि मेरे को ये चीज़ में हेल्प करता है, तो वो उससे बिठा के जब बात करेगा तो बात करके आधे घंटे में पता चल जाता है बंदे को कि वो कितना काम जानता है और किस लेवल का काम है और उसकी वर्थ कितनी है। तो ऐसा मतलब वो थोड़ा सा क्वेश्चन द पर्सन हु इज गेटिंग दिस। हाँ, इसका सेक्शन भी आई थिंक सेक्शन 40A कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं है। तो उसके अंदर उसको कुछ पावर्स अपने दी जाती हैं, जो खर्चे उसको लेजिटिमेट नहीं लगते डिसअलाउ कर देगा। तो वो 48(2 भी है, 48(3) 48(2 भी है, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, वो आर्म्स लेंथ पे नहीं है, तो वो डिसअलाउ कर देगा वो। हाँ, तो इसमें ना एक दूसरा मेरे दिमाग में ध्यान में आया, कैसा होता है मालूम है कि बोलते हो ना कि आप अगर झूठ बोलते हो ना तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, आपने ध्यान में रखना पड़ता है आपको। हाँ, ये तो बाद में भूल जा रहे यार मैंने क्या बोला था। राइट। वैसे अगर आप जूनियरली कोई बंदा काम कर रहा है ना, तो आपको प्रूव करने में दिक्कत नहीं आएगी ना, आपको सोचने की स्लैक जरूरत है। पे एंट्री है, मेल का ट्रेल है, जी मीट है, जूम मीट है, राइट, एन नंबर ऑफ चीजें हैं। आपको प्रूव करने के लिए एक खुली किताब है। आपको जब चीजें कब आपको टेलर मेड करनी पड़ती है, जब वो झूठ मैनेज्ड होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जब मतलब अगर उनको चेक करने के वो काम करने, वो दिखाएगा भाई क्या आपकी कॉन्वर्जेशन चल रही है, उससे कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, रिमोट भी बैठा है तो वही जी मीट कितना हो रहा है आपका, क्या क्या सब पता चल जाता है। मेरा तो क्या है मालूम है कि मेरा तो एक हर एक को ये सलाह होती है कि देखिए टैक्स बचा के आप कितना बचा सकते हैं। हाँ, बस कितना मेरा 1 करोड़ का रिसिप्ट है, मैं 10-20 लाख का टैक्स बचाऊंगा, और उस चक्कर में जो मेंटल कॉस्ट आएगी कितना आएगा उसका, इससे अच्छा है कि मैं 1 करोड़ का 10 करोड़ इनकम इसके ऊपर, जैसे इन्होंने बोला ना शुरू में कि 30% को आप पार्टनर बनाओ गवर्नमेंट को। फिर क्या है कि देखो आप, मेरा और एक चीज है कि हम इंडिया में ना, हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि इंडिया में लॉ ऐसे है, इंडिया में लॉ ऐसे है। देखिए यही इंडिया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। भले ही लॉ बिजनेस करना मुश्किल हो, कुछ भी हो, राइट, लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स है, हम रूल्स, अनदर थिंग ही सेड कंट्रोलेबल, इन्होंने बोला था। तो अभी हमें इसी इकोसिस्टम में काम करना है। ऐसा नहीं कि हम वियतनाम में जाके या यूएसए में जाके बिजनेस कर रहे हैं, हमें इंडिया में ही बिजनेस करना है। तो जो रूल्स है वो रूल्स पहले हमें एक्सेप्ट करने हैं। सही है गलत है वो छोड़ो, वो अलग का बात है। वो रूल्स को एक्सेप्ट करो और वो रूल्स एक्सेप्ट करके आप अपना धंधा करो।
इसलिए वो कॉमन, मैंने कहीं पे पढ़ा था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि इंडिया डजंट ग्रो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया ग्रोज इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी जो ना इंडिया में ये है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में हमारी एनर्जी जो है ना वो नहीं जानी चाहिए, एनर्जी जानी चाहिए बिजनेस ग्रो में। और आजकल मैं देख रहा हूँ ये चेंज आ रहा है, नए जो न्यू जनरेशन बिजनेस आ रहे हैं ना, एक चीज़ भी हैंकी वेंकी करने के लिए ना होता है। बहुत सारा ऐसा एक चेंज देख रहा हूँ, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट में हमने एक बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन देखा है, राइट, पिछले 2004 से। तो अभी चेंज क्या दिख रहा है कि हमें कोई झंझट नहीं चाहिए, ये ऑफिशियल खर्चा है, ये ऑफिशियल इनकम है, टैक्स आ रहा है, दर्द होगा, थोड़ा सा आंसू आ जाएगा, दुख हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन पॉइंट क्या होता है, नहीं यार इतना आ रहा है टैक्स भर दो, झंझट नहीं चाहिए। बहुत लोगों की सोच ऐसी है, बहुत लोगों की सोच ऐसी हो रही है और होनी भी चाहिए। आप ठीक है, अब हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं या अभी जब बजट आता है उसके आसपास थोड़ा बहुत सब करते हैं, हम भी कर देते हैं कहीं पे कमेंट करना, टैक्स बहुत ज़्यादा ये है वो है, ठीक है, हो गया, बजट गया, अपने काम पे ध्यान दो, हो गया ना वो। आप एक फैमिली में अपने पैदा हुए हो, वो फैमिली बहुत रिच हो सकती है, बहुत पुअर हो सकती है, मिडिल क्लास हो सकती है, वो बहुत पुअर है मान लिया, उसको कब तक कंप्लेन करोगे उसको? आप इंडिया में पैदा हुए हो, कब तक कंप्लेन करोगे कि मैं इंडिया में पैदा हूँ, ऐसी टैक्स है, कब तक कंप्लेन करोगे कम है ज़्यादा है ठीक है, कभी कभी डिस्कस कर लो, चाय पी रहे हो, अपना काम पे ध्यान दो और अपनी वेंट आउट कर लो करो, मैं तो मना नहीं कर रहा, करो, बट आगे चल के अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम कैसे ग्रो करना उसकी बात करो बस। चलो काम ग्रो पे आता हूँ मैं। काम ग्रो के अंदर बहुत लोग आजकल, खासकर सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ आई थी, सुहाना खान ने एग्रीकल्चर लैंड ले लिया जी, है, और बहुत सारी इनकम उनकी एग्रीकल्चर के थ्रू हो रही है अब। तो सर ये एग्रीकल्चर लैंड लेने का जो कॉन्सेप्ट है, खासकर रिच लोगों में, क्यों किया जाता है ये? देखिए, एक तो है कि जनरली क्या होता है, व्हेन यू गेट टू मच मनी यू नीड पावर, आपको थोड़ा पावर चाहिए होता है। इसी प्रकार से जब आपको मटेरियल जो एक्विजिशंस है, मटेरियल जो चीज़ें हैं वो एक लेवल तक आपको मिलते हैं, आपको बड़ा घर है, आपको आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, सारी लग्जरीज है, तो आदमी नेचर के पास जाने की चाहता है। तो आप अलग ही ले गए तो नेचर के पास, स्पिरिचुअलिटी में पहुंच गए एकदम। नहीं, नेचर के पास जाने की चाहत रखता है। हाँ। तो अगर ये चाहत अगर इकोनॉमिकल भी हो, हाँ, तो क्या दिक्कत है? लेकिन डोमिनेंट क्या है? हाँ, इकोनॉमिकल ज़्यादा है या नेचर ज़्यादा है? इसमें दो एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर लैंड लेके गलत इनकम दिखाना, इट इज अ टैक्स, इट इज लाइक डूइंग सम क्रिमिनल थिंग। आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड ली, वहाँ पे इसके बागान है, जामुन के बागान है या पेरू के बागान है और ऐसा कुछ ऑर्चर्ड आपने ले लिया, और उसके ऊपर आपको इनकम आ रहा है और वो इनकम आप एग्जाम कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लग रहा। सेलिब्रिटीज़ में भी जो एग्रीकल्चर लैंड अगर ले रहे हैं, तो आप देखें एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं तो उसमें गलत कुछ कोई चीज़ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो और वहाँ पे अगर रियली आप कुछ उगा रहे हो और वो बेच रहे हो और उसका इनकम आ रहा है, तो इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट ही है। जो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी आप देखेंगे वो कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में, वो कि हर एक स्टेट में कुछ रूल्स है, कि जैसे महाराष्ट्र में एक रूल है कि अगर आप फार्मर है तभी आप एग्रीकल्चर लैंड ले रखते हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि किसी सेलिब्रिटी ने लैंड लिया तो वो सेलिब्रिटी फार्मर है क्या, और उसके पास वैलिड फार्मर होने का कोई प्रूफ था क्या, ये कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहा है और उसके ऊपर कोई करेक्ट इनकम नहीं दिखा रहा, तो वो इवेजन है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और उसका आगे जाके उसको तकलीफ भी होगी। लेकिन कोई एग्रीकल्चर लैंड मेरे हिसाब से कोई सेलिब्रिटी टैक्स सेविंग के लिए नहीं ले सकता। टैक्स सेविंग कैसे होगा मुझे बताइए, अनलेस यू आर डूइंग टैक्स इवेजन। अगर आपको टैक्स इवेजन करना है तो आप एग्रीकल्चर लैंड ले लो, आप इनकम नहीं है लेकिन इनकम दिखा रहे हो और उसका आप बेनिफिट ले रहे हो, फिर वो गलत है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, उनसे दे आर सैक्रिफाइसिंग इन, मतलब अगर कोई 10 करोड़ की लैंड ले ली और 10 करोड़ के लैंड पे एग्रीकल्चर इनकम हो कि कितना होगा, 2% 3% ऑफ द एसेट वैल्यू, राइट।
और वो जो इनकम आ रहा है वो उनका एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो इसमें क्या टैक्स प्लानिंग है? आई डोंट थिंक इसमें कुछ टैक्स प्लानिंग है। टैक्स प्लानिंग जो है वो किस में हो सकती है कि टैक्स प्लानिंग अगर उसके ऊपर वो कुछ गलत चीजें करने वाले हैं तो टैक्स प्लानिंग, उसको भी टैक्स इवेजन बोल सकते हैं। तो आंसर यह है कि एग्रीकल्चर लैंड टैक्स सेविंग के लिए कोई लेता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं कि आपने एग्रीकल्चर लैंड लिया इसलिए आपका टैक्सेबल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलेगा, ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है। और एक चीज़ होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई पुरानी लैंड है, आप बेचते हैं, राइट, और कोई बड़ा इनकम आ जाता है और वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड के प्रोसीड्स अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बाइंग में ही इन्वेस्ट करते हो तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्प्ट मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है किसी सेक्शन में। हाँ, उसमें मिलता है कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड म्यूनसिपल लिमिट के बाजू में है तो उसका कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, फिर वो कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे कुछ वो प्रोविजंस है, बट मुझे लगता है कि कोई सेलिब्रिटी टैक्स सेविंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना ये लॉजिकली इम्प्रॉपेबल है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ अगेन ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारी डमी फर्म्स क्रिएट करते हैं, स्पेशली अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो क्या और जैसे अभी हमने देखा, मैं ये सब वो बता रहा हूँ जो मैंने ट्विटर पे देखा है, ट्रेंडिंग में जो हो रहा था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी या न्यूज़ में आया कहीं ना कहीं। तो वैसे 2 केसेस मैं बताऊँगा, आप मुझे बताना कि उसमें कितनी आपने क्या उसके बारे में समझा है या पढ़ा है या सुना है। एक मेरे पास आया था इन्फॉर्मेशन कि यार अमिताभ बच्चन सर ने 12 डमी फर्म्स क्रिएट कर रखी हैं, वो डमी है नहीं है वी डोंट नो, बट दैट इज़ कंसिडर्ड लाइक कि उन्होंने जो एक मूवी से इनकम होनी थी वो 12 में स्प्लिट कर दी। अब उसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिकल है, नो आइडिया। अगेन ऐसे ही एक जगह पे और हुआ कि जो पठान मूवी के प्रॉफिट थे वो 7 अलग अलग कंपनीज में स्प्लिट हुए और 7 में अलग अलग खर्चे आए टू सेव द टैक्स। क्या ऐसा ट्रेंड होता है? मुझे इसमें एक चीज़ लग रहा है कि इसमें ना बहुत बार जो ये चीज़ें बाहर आती है ना कि उसकी वेरासिटी भी हमें देखनी पड़ती है कि वो सही है नहीं है, तो हर एक चीज़ के ना अलग एक एस्पेक्ट होता है, दूसरा एस्पेक्ट होता है, वो हमें मालूम नहीं होता। और जो बोलते हैं ना कि बाहर जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी सी मसाला लगा के या थोड़ी सी राइट ये होके आती है, उसका कोई रियल एस्पेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप मूवी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के आपका एग्रीमेंट ऐसा है कि 5 सेक्टर्स में 5 डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं और उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियसली इनकम 5 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। करेक्ट। और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ये सेक्टर वाइज है इंडिया में, आप देखेंगे पूरे इंडिया को ना एक अलग सेक्टर्स में उन्होंने हिस्टोरिकली पिछले 100 साल से डिवाइड किया है। तो इसकी फैक्ट क्या है वो देखनी पड़ेगी, राइट। और मुझे एक लगता है कि अलग अलग कंपनीज में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना ये पोस्ट फैक्टो एनालिसिस सही है, लेकिन एडवांस में इतना एडवांस टैक्स प्लानिंग करना इज वेरी चैलेंजिंग आई फील। और अगर अलग अलग कंपनी में इनकम जाता है तो बेनिफिट कैसा होगा? वहां पे तो स्लैब नहीं है कंपनी के प्रॉफिट में, स्लैब नहीं है, करेक्ट। अगर अनलेस वो 7 कंपनीज में एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तभी ये बेनिफिट हो सकता है, तो ऑफसेट हो सकता है, तभी ऑफसेट हो सकता है। तो इतना फार फ्रेश रीजनिंग करके इतना रिमोट प्लानिंग अगर कोई कर रहा तो उसको सलाम करना चाहिए। बट ये इसकी वेरासिटी भी हमें चेक करनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल एक इंडिविजुअल के 26 एस में कोई चीज़ आ रही है 26 एस में और 8 ईयर में नहीं है, उसको तो जब भी नोटिस आ जाता है, तो ये कैसे बच जाएंगे? ये कैसे बच जाए? तो और ये भी समझदार लोग हैं, ज़्यादा तिकड़मबाजी का टाइम अभी है नहीं। जो मतलब पहले जो मैं जैसे जो मेरे सीनियर्स हैं, मान लिया जो एल्डर ब्रदर्स हैं, जो कोई सीए हैं पहले फैमिली में, तो वो खुद बोलते हैं कि जैसे मान लिया मेरे पास भी कोई बंदा आता है कि यार वाइट की इनकम चाहिए मेरे को, बैंक बैलेंस कुछ अपना वाइट की इनकम चाहिए, ब्लैक की नहीं। कहते हैं इंश्योर अभी इतने ऑप्शंस बचे नहीं हैं जो पहले मान लिया फिर होते थे 20 साल पहले। आज उतनी चीज़ें नहीं हैं, आज चीज़ें हैं, आपको टैक्स भरना पड़ेगा तब आपकी इनकम वाइट है। ज़्यादा तिकड़मबाजी करोगे, दिमाग चलाओगे तो फिर फंसोगे आप। जो मतलब ये वो मतलब जैसे बोलते हैं हमेशा, तो दलदल में होता है ना, आप जितना जितना आप हिलोगे उतना अंदर जाओगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें आज है नहीं। एक और चीज़ है सर, इसी पे मूवीज़ की वापस बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि
नंबर्स ऐसे आते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज़ 100 करोड़ रुपीस, पहले दिन ही 70 करोड़ रुपए इस मूवी ने कर लिए। बट वहीं पे अपोजिट में रील्स आ रही होती हैं कि यहाँ तो जो मूवी का हॉल है वो पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ तो कैश रिसिप्ट है, जो भी लोग आ रहे हैं उनको दिखाया जाता है, रिसिप्ट काटी जाती हैं कि भाई कैश में मूवीज हो रही ये है। रिसिप्ट कैश रिसिप्ट हो, लेकिन वो रिसिप्ट के अगेंस्ट का जो टिकट है ना उसका ट्रेल है ना। आजकल एज ही राइटली सेड चीजें इतनी आसान नहीं रही थिएटर में जो। कैन इट बी डन? आई डोंट थिंक सो लार्ज स्केल में होता होगा। हाँ, अगर किसी को बाय करना है टिकट, उसने पूरा थिएटर ही वो जैसे शराबी पिक्चर में अमिताभ ने पूरा थिएटर बुक करवाया था वैसे कोई थिएटर बुक करेगा तो बात अलग है। तो वो बात ऐसा अलग है। पॉसिबल नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। कैसा पॉसिबल है मुझे बता। माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट इजी। आप आइनॉक्स में जाओगे, आप पीवीआर में जाओगे, तो आपका हर एक टिकट है, हर एक टिकट का ट्रेल है। अगर टिकट बुक माई शॉप पे नहीं जाता, अगर आपका थिएटर के बॉक्स ऑफिस पे जाता है तो उसका भी ट्रेल है, उनकी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ट्रेल हो भी सही, मैंने 100 रुपए दे दिए टिकट के कैश में। नहीं, आई डोंट थिंक इतना लेवल पे। देखो क्या है कि एखादा थिएटर में कोई कर सकता है, अगर किया तो मास लेवल पे नहीं हो सकता। मास लेवल पे ऑर्गेनाइज वे से करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकली इन टूडेज थिंग, बिकॉज टुडे ये चीजें, आजकल ये चीजें ना करने को आदमी कुछ भी कर सकता है, राइट, प्रैक्टिकल। बट लार्ज स्केल में करना प्रैक्टिकली ये मुश्किल है। आज नहीं तो कल, बोलते हैं ना, जुर्म करने के 100 तरीके होते हैं, पकड़े जाने के 101। ट्विटर पे आप जाओ ना सर, रेडिट और ट्विटर पे आपको ऐसी ऐसी मसालेदार कंट्रोवर्सीज मिलती हैं। ये सारी वहीं की देन है। मैं तो अपनी मन से तो बना के लाता नहीं। हाँ, मैं आपसे पूछने वाला था ये पॉडकास्ट के बाद कि आपने कहाँ से लिखा है पूरा जो। मैंने बहुत सारी, जब भी रिसर्च करता हूँ मैं ये देखता हूँ कि ट्विटर पे मोस्टली या रेडिट पे सबसे ज़्यादा अनफिल्टर्ड जो आपको चीज़ें मिलेंगी ना, कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख रहा है, वो आपको मिलेंगे ट्विटर पे। अच्छा। और रेडिट पे तो और भी ब्रूटल है। रेडिट पे तो अनोनिमस तरीके से पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सोनू सूद को या शाहरुख खान के घर में बैठ के वो सुन के आए थे सारी बात और उन्होंने ये लिखा है, ये बताया उनको स्पेशली। तो रेडिट पे तो लिटरली ऐसा होता है। तो मूवी कलेक्शन हुई 100 करोड़, उसने ना ब्लैक से वाइट कर दिया, आपको पता है शाहरुख खान ने ऐसा किया, या आपको पता है XYZ ऐसे बंदे ने ऐसा किया। तो ये सब रेडिट पे चल रहा होता है। और ऐसी ये अभी एक और भी है, एक और थ्योरी आपसे पूछूंगा इसके ऊपर। सर पूछेंगे मेरे को बुलाया इसने, ढंग की बातें करेंगे, क्या ट्विटर की बातें पूछे जा रहा है मुझसे। बट सर यही सुनना है लोगों को, क्या करें हम। नहीं सही बात। सनी लियोनी है जो सर ओनली फैंस से उनकी इनकम आती है, आपको पता होगा ओनली फैंस नहीं। अच्छा, आपको तो पता ही है ओनली फैंस। सुना है मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में। ओनली फैंस सर एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया। अभी इंस्टाग्राम पे तुम रील्स वगैरह नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं ना। ओनली फैंस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ऐप है क्या, कोई ऐप ही है, बट उस पर थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट होता है, which is obviously not accepted or consumed by masses. accepted तो नहीं है, थोड़ा एज लिमिट तो है ही है, बट यूएस में बहुत चलता है। तो यूएस में नॉर्मली लोगों के ओनली फैन कंटेंट अकाउंट्स बहुत है। इंडिया में इतना नहीं है, बट यूएस में ज़्यादा है। अभी बहुत सारी क्रिएटर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे थे, वो ज़्यादातर ओनली फैंस पे शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज उनको दिख रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा इनकम है। अब वहाँ से जो इनकम आती है वो थोड़ी रिस्की कैटेगरी में फॉल की जाती है, क्योंकि आप उसको किस टाइप की इनकम में कंसिडर करोगे। तो इस टाइप की जो इनकम होती है कौन से स्लैब में आती है सर? देखिए, जनरली एक रूल है इनकम टैक्स का कि आप इनकम कोई भी अर्न करो, वेदर इट इज लीगल वेदर इट इज इलीगल, आपको टैक्स करना है, टैक्स उसके ऊपर भरना है। नाउ टैक्स कौन से स्लैब में जाएगा? तो अगर आपका इनकम सैलरी से है तो आपको मालूम है सैलरी का है। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, आपको मालूम है कि बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन है। अगर किसी कैटेगरी में नहीं बैठ रहा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। बिल्कुल, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आउट ऑफ द 5 हेड्स वही बचेगा। आउट ऑफ 5 हेड्स वही बचता है। तो आपका स्मगलिंग का भी इनकम है, प्रैक्टिकली स्मगलिंग का भी इनकम है। तो थ्योरेटिकली आपको टैक्स भरना है, आपको भरना है इन इनकम फ्रॉम लॉ जो आपने ब्रेक किया है,
गवर्नमेंट वो दूसरा डिपार्टमेंट पकड़ेगा, वो दूसरा डिपार्टमेंट पकड़ेगा, उसकी आपको सजा अलग से होगी, अलग से होगी। वो अलग से होगी। इनकम टैक्स आपको पे करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने आज चोरी, आपने बैंक लूटा आज, करोड़ रुपए आपको मिल गए, ठीक है जी, करोड़ रुपए आपकी सैलरी नहीं है, आपको किराया नहीं आया, कैपिटल गेंस भी वो नहीं है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, प्रोफेशनल सर्विस भी नहीं पीजीबीपी भी नहीं है, बिजनेस एंड आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो आपकी अदर, जो इन चारों से अपना बच गई, अदर सोर्स की इनकम है। चुपचाप 1 करोड़ रुपए लिखो वहाँ पर, इनकम फ्रॉम थेफ्ट, और टैक्स भरो और खत्म करो, ठीक है जी। ऐसे केस लॉज है, मतलब केस हुआ था केस लॉज है, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स है कि आप देखिए किसी कहाँ पे जाए तो कुछ ऐसी गलत चीज़ों से इनकम आया है। आप मतलब इन 1980s के भी एक ड्रग के केस लॉज है, आपको अपने सेशन के बाद मैं आपको भिजवाता हूँ। तो उसमें उस ड्रग्स के वायलेशन का जो केस है, उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, शायद उसका पूरा इनकम भी कॉन्फिस्केट होगा, लेकिन उसने जो इनकम अर्न किया है या फिर उससे जो एसेट किया है क्रिएट, उसका सेपरेट इनकम करके टैक्स भी हुआ है। ओह, भाई चलो, इनकम फ्रॉम थेफ्ट तो मैं ऐसे मजाक के लिए कह रहा हूँ, बट आप उसमें टैक्स भरो अपना, जो आपको ऐसे इनकम आई है। तो आपका इनका क्वेश्चन था कि अगर कोई इलीगल चीजों से इनकम आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी है, इनकम है, टैक्स भरना है। लॉ ब्रेक किया है तो लॉ वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। टैक्स तो भर दो, टैक्स तो भर टैक्स दो, तो आपको भरना है। यहाँ से तो बचो। ठीक है, वो फेमस मुझे लगता है आइंस्टाइन का ही स्टेटमेंट था, देयर आर ओनली 2 इटर्निटीज इन लाइफ, वन इज टैक्स एंड अदर इज डेथ। हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसा है। तो बस लास्ट सवाल है सर, आप दोनों कोई भी आंसर कर सकता है उसको। आजकल क्रिप्टो का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, राइट? और अभी रिसेंटली क्रिप्टो के ऊपर भी टैक्स आ गया था, जो पहले नहीं था, राइट? तो किसी की इनकम अगर क्रिप्टो से है तो क्या वो नॉर्मल स्टॉक मार्केट वाली जो इनकम हमारी जो कंसिडर की जाती है, विच इज़ कैपिटल गेन एंड लॉसेस, उसी के अंदर आती है? क्रिप्टो का अलग एक सेक्शन है, सेम हेड में कंसिडर की जाएगी जैसे हम बाकी ट्रेडिंग को कंसिडर करते हैं, या कुछ और अलग है? हाँ हाँ, क्रिप्टो पे मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्टो पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 30% का। अच्छा, और क्रिप्टो की इनकम आपकी अलग से ही टैक्स होती है, क्योंकि क्रिप्टो इनकम लॉसेस बिल्कुल सेपरेट चलते हैं। तो अदर देन स्टॉक मार्केट। हाँ हाँ हाँ, तो वो आपकी अलग से ही टैक्स होगी, फ्लैट रेट 30% पे। कोई उसमें स्लैब नहीं है, कोई कैपिटल गेन का फंडा नहीं है, जितना कमाया 30% टैक्स, लॉस हुआ तो ऑफसेट कर सकते हो या नहीं? नहीं, लॉस भी ऑफसेट नहीं कर नो लॉस ऑफसेट, ओनली इनकम पे 30% टैक्स। उसमें लॉस भी ऑफसेट नहीं है। अगर आपको लॉस हुआ इस साल 30 लाख का, तो उसका नहीं कोई लॉस आप किसी के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं। हाँ, सिर्फ आपका कैलकुलेशन होगा। क्रिप्टो की परचेस कॉस्ट है 10 लाख, सेल कॉस्ट है 25 लाख, तो आपका 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट? उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स। बट अगर सेम मेरा उसी ईयर में 10 लाख लॉस भी हुआ तो वो कुछ नहीं कंसिडर होगा कहीं पे, वो भगवान को चढ़ा। भगवान को चढ़ावा चाहिए। बट सर बहुत मज़ा आया मुझे तो आप लोगों से बात करके, ये बहुत चिल, बहुत टैक्स सेविंग कॉन्वर्सेशन हुई है। नहीं, आपने जो टॉपिक्स निकाले थे ना, वो एकदम प्रैक्टिकल, बढ़िया, अच्छे टॉपिक्स थे, बहुत अच्छे टॉपिक्स थे। एप्लीकेशन वाले। मैं आने के बाद यही बोला कि कोई जार्गन नहीं, कोई लॉ नहीं, एकदम लोगों को जो फेस होते हैं इश्यूज, वो आपने निकाले। नहीं, बहुत अच्छे टॉपिक्स थे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बोथ ऑफ यू। एनीथिंग दैट यू वांटेड टू से, वन बाय वन यू कैन से। कुछ आपको कहना है, पार्टिंग वेज, पार्टिंग वर्ड्स, प्लीज फील फ्री टू। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस यार, यहाँ पर आपसे बात करके भी और सर से मिलके, एंड पूरा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लाइट रहा, एकदम अच्छी। हमने इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन भी करी कुछ टैक्सेस को लेके, और इतना ज़्यादा टैक्स ठीक है कि नहीं है, प्लस जो मैंने भी, जो मेरे को जो मुझे ठीक लगा अपने हिसाब से मैंने भी बताया आपको सब चीज़ें, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे पूरी कॉन्वर्जेशन, पूरा पॉडकास्ट वंडरफुल। और टैक्सेशन ना इतना बोरिंग टॉपिक होता है, पहले तो स्केरी होता है और दूसरा बोरिंग होता है, लेकिन ऐसे टॉपिक के भी ऐसा लाइवली डिस्कशन हो सकता है, ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम, जो आपने रिसर्च किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गॉट गुड कंपनी ऑफ। सेम है सर, सेम है। थैंक यू सो मच।